सभी दर्शकों को जय भीम और एक बार फिर से आपका स्वागत है मूल्यांकन चैनल पे। दर्शकों आज की जो स्ट्रीम है हम संविधान हत्या दिवस जो कि वर्तमान बीजेपी की सरकार मनाने वाली है उस पर चर्चा करने वाले हैं और इस पूरे मुद्दे को आज हम मूल्यांकन पर लेंगे और इसके माध्यम से हम इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता के बाद भारत में जो घटनाक्रम घटे हैं उनके एक एपिसोड को उन पन्नों को जाकर फिर से पढ़ने की समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इतिहास में क्या घटा हुआ था। ठीक। और हम ये जो संविधान हत्या दिवस है जो ये राष्ट्रीय आपातकाल जो 1975 में इंदिरा गांधी ने लगाया हुआ था उसके संदर्भ में ये जो बीजेपी मना रही है इस पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश करेंगे कि उस दौर में आखिर क्या चल रहा था और हमारे सामने उस दौर को लेके कितनी सटीक चित्रण मीडिया और तमाम सारे मीडिया साइट्स के जरिए सोशल मीडिया के जरिए हमें दिए जाते हैं। ठीक। तो हम उस दौर में जाकर इस घटनाक्रम को समझने की यहाँ पे कोशिश करेंगे और देखेंगे कि आखिर मामले किस तरह के घटे और क्या क्या उस समय देश में चल रहा था। ठीक। चलिए तो पहले हम थोड़ा सा संविधान हत्या दिवस पे बात करते हैं और देखते हैं कि भाई ये सब मामला क्या है और किस तरह की स्थितियां यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक। तो देखिए दर्शकों ये जो चुनाव हुआ वर्तमान लोकसभा चुनाव हुआ इस लोकसभा चुनाव ने बीजेपी और नरेंद्र मोदी के लिए दो परेशानियां खड़ी की। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ये लगेगा कि इस चुनाव में कुछ भी नहीं बदला, नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बन गए। अगर नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बन गए हैं तो फिर उन्हें ये संविधान हत्या दिवस मनाने की आवश्यकता क्या है, इसकी जरूरत क्या है। और 10 सालों के बाद उन्हें याद आ रहा है कि उन्हें राष्ट्रीय आपातकाल जो इंदिरा गांधी ने लगाया था वो संविधान हत्या दिवस है और उसे उन्हें मनाना चाहिए। क्या उन्हें ये 10 सालों के बाद याद आया? तो अगर आप ध्यान से देखिए ये चुनाव कई सारे परिवर्तन लेकर आया, लोकसभा का चुनाव कई सारे परिवर्तन लेकर आया। बीजेपी ने इस साल अपने सबसे बड़े एजेंडे को पूरा किया था, वो है राम मंदिर का उद्घाटन। मैं समझता हूँ ये वो दौर था, ये वो काम था जिसके नाम पर बीजेपी ये मानती थी कि उसकी हिंदुत्ववादी छवि बेहद मजबूत हो जाएगी और संविधान का क्या बोलते हैं ना मानने का आरोप तो बीजेपी आरएसएस पे हमेशा से लगते रहे और उन्होंने कभी इस बात की चिंता नहीं की जितना छातियां वो पीट रहे हैं कि विपक्ष ने झूठ बोला कि भाई बीजेपी संविधान बदलने वाली है 400 सीटों के साथ। असलियत यह है कि देखिए बीजेपी और उसके आरएसएस के लोग हमेशा से संविधान विरोधी बातें करते रहे, संविधान को बदलने की, मनुस्मृति को लागू करने की, मनुस्मृति के संविधान को लागू करने की, इस तरह की 100 बातें बीजेपी आरएसएस के नेता वक्त वक्त पे करते रहे, ये हम सब जानते हैं। और बीजेपी ने कभी इसकी चिंता भी नहीं की। इनफैक्ट संविधान विरोधी होने और अपने हिंदू पक्षधर होने का उसने राजनीतिक लाभ ही उठाया। ठीक। तो अब इस चुनाव में देखिए दो परेशानी दुविधाएं पैदा हो गई। संविधान विरोधी होना बीजेपी के लिए तो हमेशा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था क्योंकि वो इसके माध्यम से खुद को हिंदू पक्षधर दिखाती थी और उसे कभी इस बात की चिंता भी नहीं थी कि संविधान विरोधी होने पर उसे नुकसान होता है। अब इस चुनाव में क्या हुआ कि विपक्ष ने बड़े जोर शोर से बीजेपी के ही कुछ नेताओं के बयानों के आधार पे ये मामला विशेषकर उत्तर प्रदेश में बनाया कि बीजेपी संविधान विरोधी है और वो संविधान बदलने वाली है 400 सीटों के साथ। अब ये कोई गंभीर मुद्दा नहीं था बीजेपी के लिए और पूरे चुनाव भर बीजेपी ने इसे कोई एड्रेस भी नहीं किया। उन्हें लगता था कि उनके हिंदुत्व की छवि इतनी मजबूत है और संविधान विरोधी होना मतलब हिंदुत्ववादी हो जाना और इससे उन्हें फायदा ही होगा, विपक्ष के इस काम से उन्हें फायदा ही होगा। तो उन्होंने पूरे चुनाव भर इस मुद्दे को कभी एड्रेस नहीं किया और अब इस चुनाव के बाद देखिए दो समीकरण बदले। एक, बीजेपी की हिंदुत्ववादी छवि वोट नहीं दिला पाई और दूसरा उसके ऊपर संविधान विरोधी होने का संविधान को बदलने का जो आरोप विपक्ष ने लगाया इस पर वोटिंग हो गई और जनता ने विशेषकर उत्तर प्रदेश के बड़े वर्ग ने इस मुद्दे पर बीजेपी के विरुद्ध में वोट किए। तो अब देखिए चुनाव के बाद भले ही बीजेपी ने इनके इन प्रकरण सरकार बना ली, दो बड़ी चुनौतियां हैं नरेंद्र मोदी के सामने। पहली, अपनी
हिंदुत्ववादी छवि को रीइंस्टॉल करना, फिर से बनाना। अब ये हिंदुत्ववादी छवि को फिर से बनाने की तरफ बीजेपी का वर्तमान में ध्यान है या नहीं, या फिर मुद्दे की तलाश में है, वो तो वक्त बताएगा। फिलहाल में जो बीजेपी के सामने चुनौती दिखती है, क्योंकि हिंदुत्ववादी छवि बना भी लेंगे तो क्या वोट अब लोग करेंगे? जब राम मंदिर में वोट नहीं किया तो फिर आगे भी हिंदुत्ववादी छवि पर क्या लोग वोट करेंगे? ये प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया बीजेपी के सामने। तो अब वो हिंदुत्व की प्रयोगशाला को आगे बढ़ाते समय उसे कई मुद्दों पर अब सोचना है। क्या और जगह पर वो हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलेगी तो इससे भविष्य में अब चुनाव में उसे लाभ होगा? ये एक प्रश्न है जो अयोध्या के लोगों ने, बनारस के लोगों ने और तमाम सारी जगह चुनाव में मतदान से ये सिद्ध हो गया कि भाई ये सारे मामले अब उतने रुचिकर नहीं रहे, जनता शायद इस मुद्दे पर अब वोट भी नहीं कर रही। तो हिंदुत्ववादी छवि की दिशा में आगे बढ़ना नहीं बढ़ना, इस पर बीजेपी अभी कुछ कर रही है नहीं, ये हमें दिख नहीं रहा। लेकिन दूसरा पक्ष जो है कि बीजेपी की जो संविधान विरोधी छवि थी और इस चुनाव में विपक्ष ने उसे मजबूती से स्थापित किया, इसे कैसे सुधारा जाए। तो वो अब दूसरे काम की तरफ लगी हुई है। अपनी संविधान विरोधी छवि सुधारने की बजाय उन्होंने इसे दूसरा तरीका अपनाया कि विपक्ष की, विशेषकर कांग्रेस की संविधान विरोधी छवि बना दो। तो बीजेपी अपनी संविधान विरोधी छवि तो नहीं सुधार सकती, क्योंकि उसके सामने सबसे बड़ी परेशानी वो नेताओं के बयान है जो निरंतर हिंदू राष्ट्र की बात कहते हैं, मनुस्मृति के संविधान लागू करने की बात कहते हैं। पंडे पुजारियों की गैंग है जो काशी में हिंदुत्व के संविधान लागू करने को लेकर सभाएं करती है। और बीजेपी का कोर वोटर भी इस मानसिकता का है कि ये संविधान खराब है, इसे हटा देना चाहिए, हिंदुत्ववादी संविधान बनाना चाहिए। तो वो अपनी ये जो छवि है, संविधान विरोधी छवि है बीजेपी की, वो इसे बदलना नहीं चाहती और बदल भी नहीं सकती, उसके लिए संभव नहीं है। हाँ, उसके लिए ये संभव है कि विपक्ष में विशेषकर कांग्रेस पार्टी को वो संविधान विरोधी दिखा दे और इससे कम से कम अपना पलड़ा न्यूट्रल कर ले। बस इतना करना उसके हाथ में है। और अपने इस काम को करने के लिए अब उन्होंने एक नया हथकंडा अपनाया, वो ये है कि भाई अब ये 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाएंगे। 25 जून क्या है? ये वो दिन है जब 1975 में इंदिरा गांधी ने देश पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया था। अगर आप बीजेपी, आरएसएस और गोदी मीडिया के संदर्भों में आपातकाल को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि आपातकाल कोई ऐसी घटना थी कि सड़कों पर अफरा तफरी मची हुई थी, लोगों को पकड़ पकड़ के नसबंदी की जा रही थी, हत्याएं की जा रही थी, मर्डर हो रहे थे, बलात्कार हो रहा था और देश में चारों तरफ अफरा तफरी थी, पुलिस जिस चाहे को मार रही थी। इस तरह की एक छवि गढ़ने की प्रयास बीजेपी, आरएसएस और ये गैंग लोग करते हैं। क्या सच में ऐसा हुआ था 25 जून 1975 को? क्या सच में आपातकाल में वो हो रहा था जो गुजरात दंगों में हुआ था? लाशें हो रही थी, जलाई जा रही थी, कॉलोनियां जलाई जा रही थी, लोगों को जिंदा मारा जा रहा था, रेप हो रहे थे बिल्किश बानो जैसे। क्या नेशनल इमरजेंसी में ऐसा कुछ घट रहा था जो गुजरात दंगों में घट रहा था? क्या आपातकाल वैसा है जैसा बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग हमें बताना चाहते हैं? है या नहीं वो तो हम देखेंगे, अभी इसका विश्लेषण करेंगे, घटनाओं में जाएंगे, उस समय जो घट रहा था उसे हम देखेंगे। क्या आपातकाल में संविधान की हत्या की गई थी? संविधान की हत्या एक बहुत बड़ा शब्द है। हत्या करने का जश्न कोई नहीं मनाता इस दुनिया में। बीजेपी हत्या करने का एक दिवस मना रही है, सेलिब्रेट कर रही है। आप समझिए बात को, हत्या करने को सेलिब्रेट नहीं किया जाता, पर यह हत्या करने को सेलिब्रेट कर रहे हैं, दिवस मना रहे हैं। ये भी अपने आप में विचित्र है। तो दो चुनौती हैं, अगर आप देखिए, नरेंद्र मोदी इस समय दो गंभीर चुनौतियों से जूझ रहे हैं। वो है अपनी हिंदुत्ववादी छवि को फिर से बनाना, और दूसरी ये जो संविधान विरोधी छवि है ये बदल तो नहीं सकते, लेकिन विपक्ष को संविधान विरोधी दिखा दो, इससे न्यूट्रलाइज हो जाएगी। ये हथकंडा अब इन्होंने अपनाया हुआ है और इस हथकंडे की पूर्ति के लिए ये घोषणा की गई है कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। ये घोषणा यहाँ पे की गई है। देखिए न्यूज में ये आर्टिकल फ्लैश होने लग गए, आपने भी देखा, संविधान हत्या दिवस मनाएंगे मोदी जी, ये आपने देख लिया। मोदी जी का बयान भी आ गया। मोदी जी कह रहे हैं कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस देशवासियों को याद दिलाएगा कि संविधान को कुचले जाने के बाद देश को कैसे कैसे हालात से गुजरना पड़ा। क्या हुआ था 25 जून के बाद?
21 महीने 1975 से 1977 तक इमरजेंसी लगी रही, तो आखिर ऐसा क्या हो रहा था वहां पे? क्या हम देखेंगे यहाँ पे जो मोदी जी इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि संविधान को गुजरात दंगों जैसे क्या सड़कों पे लोग मर रहे थे, या कॉलोनीज में गुलबर्ग सोसाइटी और नरोदा फाट या तमाम सारी कॉलोनीज में आग लगाई जा रही थी, क्या ऐसा कुछ घट रहा था? देखते हैं क्या हो रहा था। ठीक। फिर ये कह रहे हैं हालात से गुजरना पड़ा, ये दिन उन सभी लोगों को नमन करने का भी है जिन्होंने आपातकाल की घोर पीड़ा झेली। अब नरेंद्र मोदी दो बातें कह रहे हैं, एक तो संविधान की हत्या हुई, देशवासियों को बड़ी परेशानी हुई, दूसरे दिन आपातकाल की पीड़ा झेली। किसने आपातकाल की पीड़ा झेली वो मैं आपको बताता हूं। ठीक। देश कांग्रेस के इस कांग्रेस के इस दमनकारी कदम को भारत के इतिहास के काले अध्याय के रूप में हमेशा याद रखेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इन्होंने ये स्टेटमेंट यहाँ पे जी न्यूज के माध्यम से इनका छपा हुआ था। तो ये है। फिर ये इसका बाकायदा गजेटियर भी जारी कर दिया गया मोदी सरकार के द्वारा कि वो अधिसूचना जारी कर दी गई है 11 जुलाई को कि वो अब आगे से क्या करेंगे, क्या बोलते हैं, संविधान हत्या दिवस के रूप में से मनाने वाले। ठीक। चलिए, तो 25 जून 1975 के आपातकाल के उपलक्ष्य में ऐसी बात कह रहे हैं। ठीक। फिर तमाम बयान आने शुरू हो गए। गांधी परिवार ने पीढ़ी दर पीढ़ी संविधान की आत्मा पर प्रहार किया, वो ऐसी बातें कह रहे हैं। संविधान हत्या दिवस कांग्रेस ने की थी, कांग्रेस ने की थी लोकतंत्र की हत्या, ऐसे पोस्टर और ये सब पोस्टर वॉर शुरू हो गई। फिर मायावती जी कहती हैं कि ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ठीक, इस तरह का बयान इनकी तरफ से भी आ गया। हालांकि उस थाली में कभी कभी हमारी बहन जी भी चली जाती हैं, तो उधर देखने क्या रखा हुआ है वो एक अलग बात है। ठीक, लेकिन बात तो सही है, कांग्रेस बीजेपी दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और अगर संविधान की हत्या की बातें हैं तो इस देश में दंगों के इतिहास दोनों के ही रहे, पर जो बीजेपी का कुख्यात इतिहास है, क्या उसकी बराबरी कोई भी कर सकता है? इस देश में जो रिकॉर्ड बीजेपी ने कायम किए हुए वो एक अलग मुद्दे। ठीक, चलिए, हमारा ये मुद्दा भी नहीं है। हम मोटे मोटे तौर पर ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर 1975 में, उस दौर में 21 महीनों में इस देश में क्या घटा, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री विभत्स, कष्टदायी, पीड़ादायी, तकलीफदायी और जाने क्या क्या बता रहे हैं, उपमाएं दे रहे हैं। क्या घटा? क्या हम उस दौर की तुलना गुजरात दंगों से कर सकते हैं, जब लाशें ठेलों पर रखकर निकाली गईं, कॉलोनियों में गुलबर्ग सोसाइटी, कॉलोनियों में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को जला के मार दिया गया? क्या हम उससे भी बड़े कुछ घटनाक्रम हुआ था 1975 में, जैसा कि बीजेपी बता रही है? क्या इसे सेलिब्रेट किया जाना चाहिए? तो ये सारे मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे और ये इस पूरे मामले को आपके सामने लेकर आएंगे। मोटे मोटे तौर पर हम इतिहास के कुछ पन्नों को पलटकर हम देखेंगे। इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद भारत में बहुत कुछ घटा है, उसे भी आपको जानना जरूरी है। इतिहास तो हमने बहुत पढ़ा, मध्यकाल पढ़ा, आधुनिक काल में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई संघर्ष को पढ़ा, लेकिन स्वतंत्रता के बाद भी भारत में बहुत कुछ घटता रहा, वो भी जानना समझना बहुत जरूरी है। उसे ही जानने समझने की तरफ हम आगे प्रयास करते हैं और इतिहास के इस पन्ने को हम पलट कर देखते हैं। क्या ये काला अध्याय है क्या? आपातकाल आखिर किस तरह की घटना है और आपको इसे क्यों खराब कहना चाहिए, जैसा कि सरकार कह रही है? इसे थोड़ा हम देखने की कोशिश करते हैं। ठीक, चलिए, तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और इसी मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, तो कुछ मुद्दे हैं, कुछ प्रेजेंटेशन है, उसके माध्यम से इस पूरे घटनाक्रम को हम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं आखिर क्या क्या उस दौर में चल रहा था। ठीक, चलिए, भारत का इतिहास बड़ा विस्तृत और बेहंगम इतिहास है, इसमें बहुत कुछ घटा हुआ है। ठीक, चलिए, तो कुछ प्रेजेंटेशन है, उसके माध्यम से हम इन घटनाक्रमों को थोड़ी समझने की कोशिश करेंगे आखिर क्या घटा हुआ था। ठीक, तो दर्शकों, राष्ट्रीय आपातकाल पे जब हम चर्चा करेंगे, नेशनल इमरजेंसी पे चर्चा करने जा रहे हैं, तो पहले आप समझ लीजिए इमरजेंसी होती क्या है, आपातकाल क्या होता है। ठीक, आपातकाल क्या संविधान से अलग कोई प्रक्रिया है, जैसा बीजेपी बताती है, नरेंद्र मोदी कहते हैं
तो मैं आपको बताता हूं कि ऐसा नहीं है। भारत के संविधान में स्वयं इमरजेंसी के बारे में प्रावधान दिए गए हैं, और इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी इन्वोक की थी वो भी भारतीय संविधान के कानून दायरों में रहकर ही की थी। ऐसा नहीं था कि उन्होंने संविधान से परे जाकर कुछ कर दिया हो, जैसे गुजरात दंगों में हुआ था, ऐसा नहीं था। ठीक, घटना कब की है? तो घटना 1975 से 1977 21 महीने तक देश में इमरजेंसी लगी रही, आपातकाल लगा रहा। ठीक, ये हमें पता चलता है। आपातकाल से संबंध में प्रावधान कहाँ दिए गए और आपातकाल होता क्या है, इमरजेंसी होती क्या है? तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक इमरजेंसीज के बारे में, आपातकाल के बारे में बताया गया। अब आपातकाल है क्या? तो आपातकाल, अगर सरल भाषा में आप देखिए, आपातकाल एक ऐसी स्थिति है जिसमें देश में किसी कारणवश देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा, और इंदिरा गांधी के समय एक शब्द और जुड़ा हुआ था, आंतरिक अशांति, ठीक, जो कि अब नहीं है। ठीक, ऐसी स्थितियां हो जाएं तो देश में व्यवस्था बनाने के लिए आपातकाल लगा दिया जाता है, और आपातकाल में राष्ट्रपति के माध्यम से सारी शक्तियां प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के हाथ में आ जाती, सारी कार्यपालिक शक्तियां, एग्जीक्यूटिव पावर्स। ठीक, और वो अपने हिसाब से डिसीजन लेते हैं। चुनी गई सरकारें शिथिल हो जाती हैं और सारी शक्तियां राष्ट्रपति के माध्यम से प्रधानमंत्री तक पहुंच जाती। ये जो स्थिति होती है इसे हम 352 के राष्ट्रीय आपातकाल के रूप में देखते हैं। मोटे मोटे तौर पर अगर आपातकाल देखिए तो 3 तरह के आपातकाल हमें देखते हैं। 352 में नेशनल इमरजेंसी की बात की गई है, और ये तभी लगेगा जब युद्ध होगा, एक्सटर्नल एग्रेशन, बाहरी सशस्त्र विद्रोह हो जाएगा, इस तरह की बातें होंगी, हमले होंगे। 356 है, उसमें राज्यों में क्या बोलते हैं, संवैधानिक मशीनरी विफल हो जाए तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने की बात होती है। और 360 में वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात की गई है। ठीक है, तो ये मोटा मोटा इमरजेंसी है। भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल का उद्घोषणा की गई। इंडो चीन वॉर, भारत चीन युद्ध के समय, पाकिस्तान युद्ध के समय 68, फिर 71, पाकिस्तान मतलब बांग्लादेश बना हुआ था तब की बात हो रही है, और 1975 से 77 तक आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल की बात यहां तक की गई है। ठीक है, तो ये मोटा मोटा घटनाक्रम है, ये मोटी मोटी स्थितियां हैं जो आपातकाल के संदर्भ में हमें पता चलती हैं। जब अब इस 1975 से 1977 के इंदिरा गांधी के आंतरिक आपातकाल को देखते हैं, जैसे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, राज्य में अस्थिरता पैदा हो गई थी, इसके आधार पर इन्होंने लगाया हुआ था। तो इसे समझने से पहले, इस आपातकाल को डिस्कस करने से पहले, कुछ हम थोड़े से पॉलिटिकल सिनेरियो जो है भारत के उस समय थे उन पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं, थोड़ा उसे समझिएगा क्या है मामला। तो हम पॉलिटिकल सिनेरियो को जब समझते हैं तो देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है 1945 में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद दुनिया 2 ध्रुवीय हो जाती है, बाइपोलर वर्ल्ड हो जाता है। अमेरिका पूंजीवाद का समर्थक बन जाता है और कई सारे देश, विशेषकर पश्चिमी यूरोप के देश, अमेरिका के पक्षधर होते हैं, पूंजीवादी देश। दूसरी तरफ इसी दौर में एक और ध्रुव भरकर सामने आता है, यूएसएसआर, जिसे आज रूस भी कहते हो आप, सोवियत संघ। और रूस साम्यवादी देश था, और साम्यवादी विचारधारा वाले तमाम सारे देश, साम्यवाद और समाजवादी विचारधारा वाले तमाम सारे देश रूस के झंडे तले अलाइन हो रहे थे। दुनिया 2 ध्रुवों में थी। हालांकि नेहरू ने, जनरल टीटो ने और तमाम सारे लोगों ने गुट निरपेक्ष भी बनाया था कि किसी को कहीं भी नहीं जाना, तो वो एक निरपेक्ष में, नॉन अलाइन गुट में भी रह सकता है। लेकिन फिर भी मोटे मोटे तौर पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आपको बाइपोलर वर्ल्ड में या तो अमेरिका के गुट में होना चाहिए या फिर रूस के गुट में होना चाहिए। और ये ऑटोमेटिक था कि अगर कोई देश रूस का पक्षधर, साम्यवादी हो जाए, समाजवादी हो जाए, रूस से मित्रता करे, तो उसके विरोधी देश का अमेरिका मित्र ऑटोमेटिक हो जाता था। आजादी के बाद यही स्थितियां भारत को विरासत में मिली थी। भारत स्वाभाविक रूप से पूंजीवाद के पक्षधर देश नहीं था, समाजवादी देश था, और इस समाजवादी मानसिकता के तहत रूस से हमारी वैचारिक नजदीकियां थी और साम्यवाद से हमारे मेल होते थे। हालांकि हम समाजवादी थे और रूस से हमारी वैचारिक नजदीकियां थी, तो भारत को मित्र स्वरूप रूस मिलता है, भारत चयन करता है, ऐसा मान लीजिए, और ऑटोमेटिक अमेरिका का मित्र पाकिस्तान हो जाता है। कोल्ड वॉर में अमेरिका और रूस इसी तरह के खेल खेल रहे थे, शीत युद्ध का दौर।
ठीक। तो पाकिस्तान अमेरिका के संरक्षण में था, रूस भारत के मित्र स्वरूप प्राप्त हुआ था। ये परिस्थितियां हमें आजादी के बाद मिली हुई थी। कोल्ड वॉर रेजीम इस तरह की थी। और इस पूरे घटनाक्रम में हम ये देखते हैं कि चलिए वो दौर चल रहा था। फिर हम नेहरू के दौर से गुजरते हैं, फिर हम लाल बहादुर शास्त्री का एक छोटा सा दौर है, और लाल बहादुर शास्त्री के मरने के बाद सत्ता का संघर्ष आरंभ होता है। और इस सत्ता के संघर्ष में इंदिरा गांधी, जिन्हें गूंगी गुड़िया भी कहा जाता था, मुरारजी देसाई से उनका सत्ता का संघर्ष चलता है। मुरारजी देसाई बड़े सीनियर नेता थे, वो प्रधानमंत्री बनने की दौर में थे, और इंदिरा गांधी, जिसे वो गूंगी गुड़िया कहते थे, अपनी आक्रामक छवि का फायदा उठाती हैं और किसी तरह कांग्रेस की सर्वे सर्वा बन जाती हैं, सरकार बनाती हैं और वही छा जाती। हमने इस दौर में 69 के बाद की राजनीति को इस तरह से देखा। अब थोड़ा सा आप समझिए, इस पूरे मामले को समझिए। मैं थोड़ा बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूं कि आगे ये जो किरदार हैं, मुरारजी देसाई, कुछ किरदार हैं, जयप्रकाश नारायण, मुरारजी देसाई और एक जॉर्ज फर्नांडिस, ये तीन मुख्य किरदार हैं इस आंतरिक आपातकाल की अशांति की। ठीक। आरएसएस पीछे से योगदान देने वाला है, आप कुछ लग्गू में। ठीक। अब ये जो घटनाक्रम उस समय घट रहा था कि इंदिरा गांधी किसी तरह कांग्रेस की सर्वे सर्वा हो जाती है, मुरारजी देसाई पिछड़ जाते हैं, वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाते, हालांकि वो सीनियर नेता थे। तो इंदिरा से हार का जो टीस थी मुरारजी देसाई के मन में, वो 69 के करीब हो गई थी। मुरारजी देसाई ने काफी कोशिश की किसी तरह इंदिरा कांग्रेस पे, पार्टी पे उनका वर्चस्व ना रहे, वो प्रधानमंत्री ना बने, तमाम सारे उनके आंतरिक विवाद चलते रहे और ये विवाद का दौर चलता रहा। बाद में इंदिरा गांधी ने मुरारजी देसाई की शक्तियों को कम करने के लिए, उस समय देखिए बैंक्स जो होती थी भारत में, प्राइवेट बैंक्स होती थी, गवर्नमेंट बैंक्स होती नहीं थी। मुरारजी देसाई उस समय बैंकिंग किंग कहलाते थे। प्राइवेट बैंक्स सब उनके कंट्रोल में होती थी, ज्यादातर समितियों के हेड होते थे। ठीक। इंदिरा गांधी ने फिर बैंकों का नेशनलाइजेशन किया, राष्ट्रीयकरण किया, सरकारी प्राइवेट बैंक्स को सरकारी बैंक बनाया, और 2 चरणों में ये राष्ट्रीयकरण होता है। बैंक आम आदमी के लिए खोल दिए गए। उद्देश्य मुरारजी देसाई की शक्ति को तोड़ देने का था, और जनता के सामने चित्र ये था कि इंदिरा गांधी आम आदमी के लिए बैंक खोल रही। ठीक। ये उस समय घटनाक्रम चल रहा था। मुरारजी देसाई से कुल मिलाकर बात यह है कि इंदिरा गांधी का विवाद मुरारजी देसाई से चल रहा था। कब? 1975 के आपातकाल के पहले तक। और मुरारजी देसाई अपनी कमजोर स्थिति को लेकर दुखी रहते थे, वो प्रधानमंत्री बनने की इच्छाएं रखते थे। ये देसाई की स्थिति है। और ये गुजराती हैं, ये तो आप जानते हो देसाई साहब, और ब्राह्मण परिवार से आते हैं। उसके बाद एक दूसरा घटनाक्रम अगर हम देखें तो वहां दूसरा एक घटनाक्रम था जयप्रकाश नारायण का। एक और किरदार थे जयप्रकाश नारायण, और जयप्रकाश नारायण वो हैं जब कांग्रेस के सीनियर नेता हुआ करते थे। जब भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया गया तो जयप्रकाश नारायण ने बलिया में अपनी स्वतंत्र सरकार बना ली थी। कई महीनों सालों तक ये अपनी स्वतंत्र सरकार भी चलाते रहे, ये भी रहा। तो जयप्रकाश नारायण का एक इतिहास है। फिर देश की आजादी के घटनाक्रम घटने लगे, नेहरू सत्ता में आ गए, जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस से और सभी चीजों से खुद को दूर कर लिया। उन्हें जो भी कुछ मामले थे, पर कुछ था जयप्रकाश नारायण का नेहरू को लेके किसी किस्म का एक वैचारिक प्रतिरोध था। हालांकि नेहरू की छवि इतनी ज्यादा बड़ी थी कि नारायण उस समय तो, जयप्रकाश नारायण नेहरू का तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते थे, पर जब इंदिरा सत्ता में आई तो जो उनके अंदर एक टीस थी नारायण की, जयप्रकाश नारायण की, जेपी की, वो बाहर निकालने का उन्हें मौका आगे मिलने वाला है। तो एक दूसरा किरदार यहाँ पे जयप्रकाश जेपी नारायण है, जो संपूर्ण क्रांति का आह्वान करेगा। और उस क्रांति से कहते हैं लालू, नीतीश कुमार, तमाम सारे नेता वहां से, उससे जयप्रकाश नारायण की उस संपूर्ण क्रांति से निकले हुए हैं, ऐसे कहते हैं। ठीक है। तो दूसरा किरदार यहाँ पे जयप्रकाश नारायण। इस पूरे मामले में तीसरा किरदार अगर हम देखें तो हम अमेरिका को देखते हैं, यूएस को। अमेरिका पाकिस्तान का मित्र देश है। अमेरिका भारत की बढ़ती हुई ताकत को लेकर चिंतित रहता है, क्योंकि इससे रूस की मजबूती की स्थितियां बनती हैं, और इससे पाकिस्तान के साथ जो बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है वो बिगड़ता है। और इसी बीच हम ये देखते हैं कि 2 घटनाक्रम इंदिरा गांधी के दौर में घटते हैं, बड़े खतरनाक रहते हैं। और उसमें पहला है
1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध या बांग्लादेश का निर्माण। इंदिरा गांधी एक तरफा बांग्लादेश का निर्माण करवाती हैं, निक्सन अमेरिका का मना करता है, दबाव डालता है, सब कुछ होता है, लेकिन वो किसी भी दबाव को झेलने से मना कर देती हैं और एक तरफा तरीके से वहां पे उनके हस्तक्षेप से अंत में बांग्लादेश का निर्माण 1971 में हो जाता है। ये तो आपको इतिहास पता होगा इतना, ठीक। अमेरिका इससे काफी दुखी रहता है, विशेषकर निक्सन को काफी परेशानी इस पूरे घटनाक्रम से रहती है। उसकी सोच भारत विरोधी थी विशुद्ध रूप से, ठीक। उसके बाद हम ये देखते हैं कि इंदिरा गांधी जो है परमाणु क्या बोलते हैं न्यूक्लियर वॉर न्यूक्लियर क्या बोलते हैं आर्मामेंट भी डेवलप कर लेती हैं और भारत को एक न्यूक्लियर शक्ति बना देती हैं। अमेरिका इससे भी, इस डेवलपमेंट से भी बहुत दुखी था। ये भी कुछ घटनाक्रम थे, ठीक है। तो निरंतर अमेरिका को भारत की बढ़ती हुई शक्तियों से परेशानी थी, विशेषकर इंदिरा गांधी के दौर में ये परेशानी और बढ़ रही थी, क्योंकि इंदिरा गांधी बड़ी आक्रामक तरीके से इन कुछ मुद्दों पे काम कर रही। अमेरिका को इससे काफी परेशानी थी। अमेरिका को मूल परेशानी उस बैलेंस ऑफ पावर के बिगड़ने से थी, जो भारत के ज्यादा मजबूत होने और रूस के खेमे के एक देश के मजबूत होने से होने वाला, ठीक। तो ये बैकग्राउंड है। इस बैकग्राउंड में हम अब इमरजेंसी को डिस्कस करेंगे। मैंने 3 कैरेक्टर की यहाँ पे बात की। एक अमेरिका जो कि असंतुष्ट है 1971 के वॉर से, भारत की परमाणु शक्ति बन जाने से उसने काफी प्रयास किए कि ऐसा ना हो, ये भी एक परेशानी है। उसके बाद मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच की एक टसल है प्रधानमंत्री पद को लेकर, एक परेशानी। और तीसरा जयप्रकाश नारायण, जो किन्हीं कारणों से कांग्रेस से असंतुष्ट थे और इंदिरा गांधी के कमजोर होने मौके मिलने पर वो इंदिरा विरोधी हो जाते, ठीक। ये कुछ घटनाक्रम उस समय चल रहे थे, ठीक। मैं आपको एक बैकग्राउंड यहाँ पे थोड़ा बता रहा हूं, ये स्थिति है। तीसरा पक्ष है जॉर्ज फर्नांडिस का, जो उस समय रेलवे यूनियनों के सबसे बड़े नेता थे और वो आगे चलकर बड़ी रेलवे हड़ताल और तोड़फोड़ का माहौल देश में बनाने वाले हैं। तीसरा पक्ष यहाँ पे जॉर्ज फर्नांडिस का है, जिस पे हम चर्चा आगे करेंगे। फिर यहाँ पे फिर आरएसएस के लोगों का योगदान यहाँ पे फिर बाद में यहाँ पर आता है। वो इस सब परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए दिखाई देंगे कुछ लोग। तो ये 3 कैरेक्टर हैं। इन 3 कैरेक्टर के ये पूरा आपातकाल की जो फिल्म है, ये 3 कैरेक्टर इस तरफ खड़े हुए हैं और इंदिरा गांधी उस तरफ में खड़ी हुई है। मैं कहूंगा एक पुरुषवादी समाज में महिला के वर्चस्व को चुनौतियां दी जा रही। मैं इसे इस तरह से भी देखता हूं, ठीक। हो सकता है मेरे निजी विचार हो, पर एक महिला के वर्चस्व के, उसके बढ़ जाने के, उसके नायकवाद को ग्रहण कर लेना, ये पुरुषवादी समाज के लिए काफी कष्टदायी रहा होगा। 1971 के बाद इंदिरा गांधी पाकिस्तान को तोड़कर आधा देश बनवा दिया था, उन्होंने बांग्लादेश बनवाया था। वॉर हीरो की उनकी छवि हो गई थी और उन्हें दुर्गा का अवतार भी कह दिया था अटल बिहारी ने, तो आप जानते हैं, ठीक। तो ये समझता, मुझे लगता है कई पुरुषवादी अहम को इससे ठेस पहुंची होगी, काफी तकलीफ भी हुई होगी, पर चलिए वो जो कुछ भी है। अब हम चलेंगे वहां पर जाकर जहां मामले बिगड़ते हुए दिखाई देते हैं। इंदिरा गांधी अपने शुरुआती कार्यकाल में बेहतर स्थितियों से, जिस तरह से 1971 फिर 74 ठीक ठाक कर रही थी, इसके बाद से किन्हीं जगह से परेशानियां आना शुरू होती। तो 1975 में आखिर क्या घट रहा था? ये 74 तक का घटनाक्रम मैंने आपके सामने बताया, फिर मैं 75 पे ले जाऊंगा। 1975 में कुछ बड़ी घटनाएं यहाँ पे घटने लगती हैं इंदिरा गांधी के विरुद्ध, या ये कहिए कि भारत के कुछ पॉकेट्स में, गुजरात में, बिहार में कुछ कुछ इंदिरा गांधी के विरुद्ध घटने लगता है, उनकी सरकार के विरुद्ध घटने लगता है, और फिर ये सारे विरोधी तत्व एकत्रित होकर एक अशांति का माहौल बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक। तो 1975 में क्या घटा, उन घटनाओं की तरफ हम लेके चलते हैं कि 5 प्रमुख घटनाएं थी जिनकी वजह से इंदिरा गांधी ने 1975 में आपातकाल का आह्वान किया था, इमरजेंसी लगाई हुई थी, ठीक। क्या है कुछ मामला, मैं आपको थोड़ा सा लेके चलता हूं, थोड़ा सा से देख लीजिए, ठीक। चलिए, तो 26 जून को सुबह 7:30 बजे देख लीजिए, बीबीसी वर्ल्ड सर्विस से प्रसारित हुआ
द्वारा सार्वजनिक की गई और इसमें बताया गया कि रात के दौरान बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई हैं। फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति थे जिन्होंने इंदिरा गांधी के प्रस्ताव पर आपातकाल की घोषणा कर हस्ताक्षर कर दिए थे, जबकि इस केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा अनुमोदन नहीं लिया गया था या बाद में से अनुमोदन लिया गया। ठीक, आगे हम देखते हैं 8 जनवरी 1975 को ये सब चीजों को लेके, आपातकाल को इमरजेंसी लगाने को लेके प्लानिंग जनवरी से चल रही थी, ऐसा दावा यहाँ पे किया गया है कि इसकी तैयारी पहले से हो रही थी। घटनाक्रम कई सारे थे जो देश में समस्याएं खड़ी कर रहे थे। ठीक, कौन कौन से बड़े घटनाक्रम हैं? तो 5 बड़े घटनाक्रम इंदिरा गांधी के विरुद्ध 1975 में घट गए थे, जिन पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए, गुजरात में एक आंदोलन शुरू हो गया था। तो मामला गुजरात के उस आंदोलन से शुरू होता है, वहां से चिंगारी फूटती है और फिर गुजरात में इस चिंगारी में पैर डालने का मौका मिल जाता है असंतुष्ट पड़े हुए नेता मोरारजी देसाई को। ठीक, क्या होता है देखिए, तो गुजरात में देखिए कांग्रेस की सरकार होती थी उस दौर में, और चिमन भाई पटेल जो थे गुजरात में उस समय मुख्यमंत्री होते थे। भ्रष्टाचार काफी ज्यादा बढ़ गया था और मामला इतना ज्यादा बढ़ गया था कि गुजरात में लोग उन्हें चिमन चोर कहते थे, चिमन भाई को। इतने ज्यादा भ्रष्टाचार की स्थितियां बढ़ गई थी। इसी पूरे भ्रष्टाचार के बीच जनता में गुस्सा था और 1973 में अहमदाबाद के एक कॉलेज में इंजीनियरिंग छात्रों ने फीस की बढ़ोतरी को लेके सड़कों पर ऊधम कर दिया। उन्होंने हड़ताल कर दी। विरोध इतना बढ़ गया कि दूसरे कॉलेज के छात्र भी इसमें शामिल हो गए। ऐसे कर देखिए गुजरात में एक असंतुष्टिक माहौल जो था वो तैयार हो गया। आगे देखिए, 1 महीने के भीतर गुजरात विश्वविद्यालय के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए और चिमन भाई पटेल की सरकार को बर्खास्त करने की मांग करने लगे। और ठीक है, ये बात है। उसके बाद देखिए 1976 तक आते, देखिए मोरारजी देसाई जो 1976 से 1971 में भी प्रधानमंत्री पद की दौड़ में इंदिरा गांधी से हार गए थे, ने छात्रों के गुस्से का अवसर के रूप में देखा और देसाई ने आंदोलन को अपने समर्थन दिया, आमरण अनशन शुरू कर दिया। इंदिरा गांधी ने पटेल सरकार को बर्खास्त कर दिया और फरवरी 1974 में गुजरात में राष्ट्रपति शासन लगा दिया। तो असंतुष्टि गुजरात से शुरू होती है। गुजरात में भ्रष्ट सरकार रहती है चिमन भाई पटेल की। इसी दौरान छात्र आंदोलन हो जाता है। इस छात्र आंदोलन का फायदा उठाने के लिए देसाई जो रहते हैं ये कूद जाते हैं, अनशन वंशन पे उतर आते हैं और इस तरह से इंदिरा गांधी पे दबाव रहता है कि वो सरकार को बर्खास्त कर दें। बर्खास्त भी कर देती हैं और राष्ट्रपति शासन यहाँ पे लगा देती हैं। तो असंतुष्टि इंदिरा गांधी के विरुद्ध गुजरात से शुरू होती हुई हमें दिखाई देती है। और ये मोरारजी देसाई हैं, सौमूत्र सेवन करते थे, आयुर्वेद की विधि का पालन करते हुए सौमूत्र सेवन करने वाले ये मोरारजी देसाई। ठीक, आगे देखिए, इसके बाद हम देखते हैं कि बिहार में जेपी आंदोलन शुरू हो जाता है। तो बिहार में क्या मामला रहता है? तो बिहार में देखिए अब्दुल गफूर एक अलोकप्रिय मुख्यमंत्री थे। इस देश में बिहार में किसी जमाने में मुसलमान भी मुख्यमंत्री होते थे। ठीक, वो दौर भी था जब मुख्यमंत्री कोई मुस्लिम भी बन सकता था। ठीक, लेकिन अब आप देखिए अब तो संभव ही नहीं है, क्योंकि हमारे दिमागों में सांप्रदायिकता चरम स्थितियों पे पहुंच गई। ठीक, अब देखिए एक अक्षम मुख्यमंत्री थे, अब्दुल गफूर इनका नाम था। और आगे देखिए, गुजरात से प्रेरणा लेते हुए पाटन विश्वविद्यालय के छात्रों ने 1974 में बिहार में भी इसी तरह के आंदोलन शुरू कर दिए। यही छात्र आंदोलन आगे चलकर बिहार में बढ़ने लगे गुजरात की तर्ज पर। अन्य विश्वविद्यालयों के छात्र भी एकजुट होने लगे। सरकार ने दमन करने की कोशिश की और छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की गई और सहानुभूति की लहर दौड़ गई। लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार भी इसमें शामिल थे और गांधीवादी नेता जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने इंदिरा गांधी के पिता जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित कैबिनेट के पद को अस्वीकार कर दिया था, छात्र आंदोलन को नेतृत्व करने के लिए राजनीति में कूद गए। तो यहां पर एक और गया भी नेता था, वो था जयप्रकाश नारायण, जो कि नेहरू के जमाने से खाली बैठे हुए थे। बिहार में जब छात्रों ने आंदोलन कर दिया तो जयप्रकाश नारायण उस आंदोलन को नेतृत्व देने के लिए तैयार हो गए। ये दूसरा कर। तो आप मोटे मोटे तौर पर देखिए कि छात्र आंदोलन गुजरात में होता है, वहां पर एक नेता देसाई साहब उसे नेतृत्व देने लगते हैं। ऐसा ही छात्र आंदोलन बिहार में होने लगता है और यहां पर भी एक गए बीते पिछड़े नेता जो फांसी पर बैठे थे, जयप्रकाश नारायण, वो इसमें आंदोलन को नेतृत्व देना शुरू कर देते हैं। ठीक, तो ये 2 घटनाक्रम हमें उस समय घटते हुए दिखाई दे रहे हैं।
1975 में जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति और इंदिरा गांधी को हटाने का आह्वान करते हुए एक मार्च का नेतृत्व किया। उस समय छात्र आंदोलन इतने प्रबल हो जाते थे कि कॉलेजों की फीस बढ़ना और इन मुद्दों पर सीधे प्रधानमंत्री को हटाने का आह्वान कर देते थे। आप सोच के देखिए आज क्या किसी छात्र आंदोलन में बैठे नेता की इतनी औकात है कि नरेंद्र मोदी को हटाने की बात भी कहते। मतलब अब तो ये बात भी नहीं होती। रेल रोज गिरती है, हर 2-4 दिन में रेल, कोई क्या बोलते हैं, इस्तीफे नहीं होते। ये सब बदल गया। ये तब होता था जब छात्र आंदोलन करके और फीस बढ़ने के मुद्दों पर सीधे प्रधानमंत्री को हटाने तक की बातें हो जाया करती। वो दौर था उस समय का। ठीक, आगे देखिए कि छात्र आंदोलन में जयप्रकाश के प्रवेश ने इंदिरा विरोधी आंदोलन की प्रकृति को बदल दिया और इसे राष्ट्रीय अभियान बना दिया। ठीक, ये जयप्रकाश नारायण है और जानते ही हैं। ठीक, ये देखिए उसके बाद देखिए जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में रेल हड़ताल। अब ये हड़तालों के दौर चल ही रहे थे, गुजरात की हड़ताल, बिहार की हड़ताल। इस समय एक बड़े कद्दावर नेता थे जॉर्ज फर्नांडिस, ये रेलवे यूनियन के हेड हुआ करते थे और इन्होंने ऐसी हड़ताल की कि 20 दिनों तक कहते हैं रेल रोक दी। सोच के देखिए उस दौर में मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सबसे बड़ा रेल होता था और रेल ही कोई बंद कर दे तो देश का क्या होगा, पर प्रधानमंत्री क्या करेगा। ठीक, तो एक तरफ छात्र आंदोलन चल रहे हैं बिहार में, गुजरात में, दूसरी तरफ एक व्यक्ति रेल रोक के बैठ जाता है पूरे 20 दिनों तक। ऐसे में आप प्रधानमंत्री से क्या करने की अपेक्षाएं कर सकते हैं। ठीक, चलिए आगे देखिए 1970 के दशक की शुरुआत में जॉर्ज फर्नांडिस एक आकर्षक ट्रेड यूनियन के नेता के रूप में उभरे। उन्होंने भारतीय रेल के लगभग पूरे 14 लाख कर्मचारियों पर नियंत्रण कर लिया और जब बिहार 2 खेमों में बटा हुआ था, हिंसा और विरोध प्रदर्शन का अखाड़ा बना हुआ था, तब जॉर्ज फर्नांडिस ने मई 1974 में देश के परिवहन नेटवर्क को पंगु बना दिया। जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में 3 सप्ताह तक परिवहन कर्मचारियों ने राष्ट्रव्यापी हड़ताल चली, जिससे देश लगभग ठप हो गया और इन्होंने इंदिरा की ताकत को चुनौती दी। तो अब तीसरा पक्ष जॉर्ज फर्नांडिस के रूप में था। अब ये 3 पक्ष जो हैं दर्शकों, इनके बारे में मैं आपको कुछ जानकारी आगे दूंगा। जॉर्ज फर्नांडिस, मोरारजी देसाई, इनके कुछ कैरेक्टर्स के बारे में आगे हम बात करेंगे। ठीक, इन्होंने ऐसी हड़ताल की कि देश रुक गया, 3 हफ्ते तक पूरी रेल रोक के रख दी। अब सोचिए उस दौर में जब रेल रुक जाए, सारा ट्रांसपोर्टेशन रुक जाए, हवाई यात्राएं कम होती थी, बाकी ट्रांसपोर्टेशन भी खराब था, रेल सबसे बड़ा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन था, पूरा देश एक तरह से रोक देना होता था, रेल रोक देना। और ये इतने कद्दावर और इतने बड़े नेता थे कि पूरे देश की रेल रोकते थे। आज किसी नेता की औकात है मोदी के सामने? वो जरा से किसान बॉर्डर पे बैठ गए थे, उन्हें कैसे पीट के भगाया आपको पता है। ठीक, और वो कितने दिनों तक बैठे रहे, उनके कटीले तार बो दिए, सब कर दिया, जेलों में डाल दिया। आज के दौर में उस दौर में आप थोड़ा सोच के अंतर करके देखिए। छात्र नेता करके प्रधानमंत्री को हटाने की बात कर देते हैं आंदोलन करके, तो एक रेल का नेता, रेल यूनियन का नेता रेल ही रोक देता है। इस तरह का पूरा माहौल उस समय देश में चल रहा था और ये सब इंदिरा गांधी को हटाने की मांग यहाँ पे कर रहे हैं। मोटे मोटे तौर पर ये तीनों इंदिरा गांधी के विरुद्ध एकत्रित होते दिखाई दे रहे हैं। ठीक, ये जॉर्ज फर्नांडिस का दौर हो गया। इंदिरा गांधी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन ट्रेड यूनियन द्वारा हड़ताल 1974 के दौरान जारी रही, जबकि शासन के मामले में अराजकता व्याप्त थी। केंद्र सरकार में इंदिरा गांधी एक अत्यधिक प्रभावशाली और संभावित प्रतिद्वंदी एल.एन. मिश्रा, तत्कालीन रेल मंत्री और बिहार के सांसद जनवरी 1975 को समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर एक बम हमले में मार दिए गए। हड़तालें ही नहीं चल रही थी, रेल अकेली रोकी नहीं गई थी, रेल मंत्री जो थे मिश्रा जी, बम फोड़कर उन्हें मार दिया गया। अब आप अंदाज लगाइए, मतलब जॉर्ज फर्नांडिस हड़ताल करते हैं, फिर ये इसी दौरान एक रेल मंत्री मिश्रा जी रहते हैं, बम फोड़कर उन्हें मार दिया जाता है। सोचिए देश के रेल मंत्री को बम फोड़ के मार दो, 20 दिनों तक रेल हड़ताल कर दो, छात्र आंदोलन कर दो बिहार से लेकर गुजरात तक। ये घटना 1975 में इमरजेंसी के पहले देश के ये हालात हैं, आपातकाल के पहले के ये हालात इस समय चल रहे हैं।
ठीक, आगे देख लेते हैं। उसके बाद देखिए, मिश्रा बिहार में एक लोकप्रिय व्यक्ति थे। डॉक्टरों को घायल केंद्रीय मंत्री का इलाज करने की अनुमति नहीं दी गई। इलाज में देरी से उसके बाद मिश्रा जी की मौत से इंदिरा विरोधी राजनीतिक टैंक को बढ़ावा मिला। तो मिश्रा जी को बम मार दिया गया, फिर उनके इलाज भी नहीं होने दिया गया। इस तरह के अफरा तफरी वाला माहौल उस समय देश में है। और इस अफरा तफरी को जनने वाले लोगों में हम देखें तो मुरारजी देसाई हैं, जयप्रकाश नारायण हैं और जॉर्ज फर्नांडिस। ठीक, ये पूरा है। इस तरह की कोई संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण करना चाह रहे थे। ठीक, हालांकि संपूर्ण क्रांति से कई नेता निकले हैं, लालू भी निकले हैं और नीतीश भी निकले हैं, जॉर्ज फर्नांडिस निकले हैं, पर अब जो है वो तो है ना, इतिहास तो इतिहास ही है कि बम मारे गए और मंत्री को मार दिया गया, उसे इलाज भी नहीं करने दिया गया, 20 दिनों तक जेल रोक दी गई, देश में लोगों का आना जाना बंद करवा दिया गया, पूरे देश में अफरा तफरी केओस बनाया गया। ये तो सच है ना, इससे तो कोई मुकर भी नहीं सकता ना, ये तो इतिहास है। ठीक, आगे देखिए, फिर इसी बीच इंदिरा गांधी पे एक केस कर दिया गया। ठीक, जगमोहन लाल सिन्हा है, ये वकील हैं और ये प्रधानमंत्री को 5 घंटे तक खड़ा करके सजा ठोक देते हैं। हाई कोर्ट का जज उस समय इतनी ताकत रखता था कि वो प्रधानमंत्री को सजा ठोक सकता था। 5 घंटे तक प्रधानमंत्री खड़ा। आप कल्पना करके देखिए, नरेंद्र मोदी को गुजरात दंगों में एक्यूज तक करने की हिम्मत इस देश की न्यायपालिका की नहीं पड़ी। एहसान जाफरी की विधवा जाकिया जाफरी सुप्रीम कोर्ट तक कई बार गई कि इस पे कम से कम केस तो रजिस्टर कर लो यार, सजा वजह तो दूर की बात, भगा दिया। यही चंद्रचूड़ साहब ने भगाया। उस दौर में हालात ये थे कि भाई इंदिरा गांधी को एक हाई कोर्ट का जज 5 घंटे कटघरे में खड़ा करके सजा ठोक कर मंत्री पद से प्रधानमंत्री को हटाने की औकात रखता था। अब आप सोच सकते हैं क्या दौर रहा होगा, किस तरह की अराजकता का वो दौर रहा होगा, और क्या मोदी को करने की कोई की हिम्मत है, और क्या न्यायपालिका में आज इतनी दम है कि हिंदुत्व की शक्ति लेकर ये खड़ा हुआ व्यक्ति है, इसे किसी भी अपराध के लिए कटघरे में खड़ा कर। इसीलिए लोग जब आपातकाल की तुलना आज के दौर से करते हैं तो कहते हैं आज अघोषित आपातकाल। ठीक, आगे देखिए क्या होता है फिर पूरे मामले में। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति हैं जगमोहन लाल सिन्हा, और इंदिरा गांधी के चुनाव को इन्होंने अवैध कर दिया था। ये मामला क्या था? जगमोहन लाल सिन्हा का आदेश। 1971 में रायबरेली में अपनी हार के बाद समाजवादी नेता राज नारायण ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में इंदिरा गांधी की जीत को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। उन्होंने इंदिरा गांधी पर आधिकारिक पद के दुरुपयोग सहित चुनावी कदाचार के आरोप लगाए थे। 1975 में जून 1975 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी को चुनावी कदाचार का दोषी ठहराते हुए अपना फैसला सुनाया। इसमें इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया गया। इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती थी। उसी दिन कांग्रेस गुजरात में जेपी और मोरारजी देसाई के समर्थन वाले 5 दलों के गठबंधन से चुनाव भी हार गई थी। ठीक है, आगे देखिए, शीर्ष वकील थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपने पक्ष रखने के लिए नियुक्त किया था। सुप्रीम कोर्ट की गर्मियों की छुट्टी चल रही थी। जस्टिस वीआर कृष्ण अय्यर की अवकाश पीठ 1975 के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक फैसले पर रोक लगाने के आदेश दिए। इंदिरा गांधी को इस्तीफा नहीं देना पड़ा। मामला ये था कि ये जगमोहन लाल सिन्हा थे, इनके उसमें एक केस दायर किया गया। इसी बीच ये राज नारायण इनके इंदिरा गांधी के अपोनेंट थे और आरोप लगाया कि इंदिरा गांधी ने चुनाव में भ्रष्टाचार किया है। भ्रष्टाचार भी क्या था कि आरोप यह था कि एक कर्मचारी है इंदिरा गांधी के, सरकारी कर्मचारी, जो इंदिरा गांधी के प्रचार कार्यकाल में जो भी भाषण वगैरह होते हैं, बिजली वगैरह की व्यवस्थाएं देखता है, और ये असंवैधानिक है। अब आज से तुलना करिए, आज पूरे नौकरशाही नरेंद्र मोदी की चाटते रहते हैं, खुलेआम प्रचार कर रहे हैं। उस समय एक कर्मचारी जो सरकारी कर्मचारी था, हालांकि उसने बाद में इस्तीफा भी दे दिया था, लेकिन उसने इंदिरा गांधी के रैलियों में बिजली वगैरह लगाई, सुविधाएं प्रदान करवाई। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री पद से हटा दिया गया। शायद इतनी अच्छी न्यायपालिका हमें फिर चाहिए जिसकी इतनी हिम्मत हो। ऐसे जज भी हमें दोबारा चाहिए। आज कोई जज में हिम्मत हो तो करके दिखाए नरेंद्र मोदी के साथ में ये। ठीक, तो उनके चुनाव को अघोषित किया गया, इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया गया। उन्हें फिर पद से हटने के हाईकोर्ट के आदेश हुए।
वो सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट में ये स्टे दे दिया गया, वो पद पे रह सकती थी कुछ समय के लिए, ये कंडीशन हो गई। अब सुप्रीम कोर्ट में एक समस्या आई थी कि इंदिरा गांधी का और सुप्रीम कोर्ट का संघर्ष पहले से ही चल रहा था, ठीक, और वो चल रहा था कि सरकार को संविधान संशोधन करने की कितनी शक्तियां हैं, इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट और इंदिरा गांधी की सरकार के मध्य लंबे समय से 1970 से ही विवाद चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट सरकार की संविधान संशोधन की शक्ति को नियंत्रित करना चाहता था और सरकार बार बार नए संशोधन करके ये कहती थी कि सरकार की संविधान संशोधन की शक्तियां असीमित हैं। ये विवाद सुप्रीम कोर्ट में पहले से था। अब इसी बीच में इंदिरा गांधी का ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और सुप्रीम कोर्ट में ज्यादा राहत तो नहीं मिलती, बस इंदिरा गांधी कुछ पद पे रह सकती हैं, बाकी केस तो चलेगा। कि पद से नहीं हटाया उन्होंने किसी प्रधानमंत्री को, लेकिन केस तो चलने की बात वहां पे थी। ठीक है। और ये जगमोहन लाल सिन्हा जो हैं, ये जो सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे, कहते हैं कि ये जयप्रकाश नारायण के रिश्तेदार भी थे, ये भी आरोप इनके ऊपर लगे हुए थे। तो ये भाई भतीजावाद और ये सब चीजें बहुत पहले से यहाँ पे भारत में चल रही, ठीक। तो ये पूरे घटनाक्रम हैं, ये इस दौर में चल रहे थे और इस तरह के घटनाक्रम यहाँ पे चल रहे थे। फिर जब हालात अनियंत्रित हो जाते हैं और नियंत्रण से बाहर चले जाते हैं और जब इस तरह का एक संगठित विरोध तैयार हो जाता है, मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण, जॉर्ज फर्नांडिस और सुप्रीम कोर्ट के जज साहब भी इसमें शामिल हैं। जब इस तरह का एक संगठित विरोध तैयार होता है तो इंदिरा गांधी और देश में अफरा तफरी मची हुई है, ट्रेनें रोक दी गई हैं, बम फोड़कर रेल मंत्री को मार दिया गया है और छात्र रैलियां कर रहे हैं। देश में इस तरह की अराजक स्थितियां थी और ऐसी स्थितियों में केवल एक ही विकल्प बचा, वो था इस देश को नियंत्रित करने के लिए आपको आपातकाल के कानून की उद्घोषणा करनी पड़ेगी। और इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को क्या किया, इस बात की क्या बोलते हैं, आगे चल के थोड़ा सा 25 जून 1975 को एक घटनाक्रम और घटता है जो इस पूरे घटनाक्रम में आग में घी डालने का काम करता है। और वो क्या है कि 25 जून 1975 को एक रैली में, रामलीला मैदान में एक रैली हुई थी। ये वही रामलीला मैदान है जहां से सलवार पहन कर बाबा भागा था और जहां पर अन्ना हजारे अड़ के बैठ गया था, जहां से मनमोहन सिंह की सरकार को गिराने के पूरे षड्यंत्र रचे गए थे। यहीं पर देखिए रामलीला मैदान की एक रैली आयोजित होती है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के एक दिन बाद इस रैली में जयप्रकाश नारायण सेना और पुलिस से इंदिरा गांधी के आदेश को ना मानने का आह्वान करते हैं। तो अब देखिए, आज अगर कोई नेता ये कह दे कि नरेंद्र मोदी की बात ना माने सेना और पुलिस, तो समझिए वो तो मार ही देंगे वहीं पे, सुनना मुन्ना तो दूर की बात, ठीक। यहां पर एक नेता ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री के आदेश को ना मानो, सेना और पुलिस से आह्वान कर रहा है, खुलेआम कर रहा है। आज की स्थिति में तो देशद्रोह कहलाएगा, ठीक। ऐसी स्थितियों में जब इस स्तर पे विरोध तैयार हो चुका है, देश में अफरा तफरी है, अब विकल्प क्या बचते? आपातकाल के अलावा कोई विकल्प नहीं, नेशनल इमरजेंसी के अलावा कोई विकल्प नहीं। उस समय जो अनुच्छेद 352 था उसमें ये लिखा हुआ था कि देश में आंतरिक अशांति हो जाए तो भी आपातकाल लगा सकते हैं। हालांकि बाद में 44वें संविधान संशोधन से ये शब्द हटा दिया गया, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर यह आपातकाल लगेगा, आंतरिक अशांति शब्द हटा दिया गया, ठीक। लेकिन उस समय आंतरिक अशांति की बात थी और आंतरिक अशांति ही चल रही थी इस समय देश में। जब प्रधानमंत्री के आदेश मानने की बात कर दी जाएगी और सेना पुलिस से अपीलें की जाएंगी, तो ऐसे में विकल्प क्या रहेगा? मोरारजी देसाई ने कहा कि हमारा इरादा उन्हें उखाड़ फेंकने का है, उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर करना है, और फिर घोषणा की कि ये महिला हमारे आंदोलन में जीवित नहीं बचेगी। देश के प्रधानमंत्री को मारने तक के आह्वान उस समय मोरारजी देसाई कर रहे हैं। अब आप कल्पना करके देखिए, ये माहौल है, दिस वाज द एटमॉस्फेयर ऑन द ईव ऑफ नेशनल इमरजेंसी, ठीक। ये सब घटनाक्रम उस समय चल रहा है। ऐसी स्थितियों में जब पुलिस और सेना से कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री के आदेशों को ना माने, ऐसी स्थितियों में जब प्रधानमंत्री को महिला को मारने, हत्या करने के आंदोलन में जीवित नहीं बचेगी, ये वादे किए जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में जब रेल मंत्री को बम फोड़ के मार दिया जा रहा है, 20 दिनों तक ट्रेन की हड़ताल कर दी गई है, ऐसी स्थिति में जब न्यायपालिका में बैठा जज प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़े करके
एक छोटे से अदना कर्मचारी की रैलियों में बिजली वगैरह सप्लाई लगाने के आधार पे प्रधानमंत्री को पद से हटा देता है, तो फिर विकल्प क्या बचते हैं? ठीक, तो विकल्प क्या बचते हैं? तो देखिए, विकल्प यही था कि देश के हालात सच में आंतरिक अशांति की स्थिति में थे। ये मैं नहीं कह रहा, रतन टाटा ने कहा था, ये बिरला ने कहा था, उस समय के तमाम सारे उद्योगपतियों ने उस हालात को इसी तरह बताया था कि हालात देश में ऐसे ही थे। इन मुट्ठी भर नेताओं ने मिलकर देश के हालात खराब कर दिए थे। ठीक, भले ये जयप्रकाश नारायण कितने भी संपूर्ण क्रांति फलाना ढिकाने ये बातें करें, पर इन्होंने देश की स्थितियां उस समय वाकई दयनीय कर दी थी। चीजों को सही तरीके से भी डील किया जा सकता है। इंदिरा गांधी का विरोध करने के कुछ और तरीके भी हो सकते थे। कानूनी रास्ते आपके पास थे, केस चलाकर आपने हाई कोर्ट में जीत ही लिया था, सुप्रीम कोर्ट में भी इस केस को आगे बढ़ा के जीत सकते थे। हटाने के बहुत सारे तरीके थे, पर इन्होंने केओस का, अफरा तफरी का, देश में ऊधम का, हल्ला का और अराजकता का रास्ता ही चुना था जयप्रकाश नारायण ने और मोरारजी देसाई ने, जॉर्ज फर्नांडिस ने। तीन प्रमुख नेता थे। इसमें बीजेपी आरएसएस के लोग विशेषकर बाद में इसमें शामिल हो जाएंगे। ठीक, देसाई और जयप्रकाश नारायण की रैली के तुरंत बाद ही इंदिरा गांधी ने संजय गांधी के साथ राष्ट्रीय आपातकाल लगाने का फैसला किया। सुबह होने से पहले यह काम पूरा हो गया और 21 मई के लिए इंदिरा गांधी ने दमनकारी शासन आरंभ हो गया। ठीक, इस तरह से आपातकाल या इमरजेंसी देश में उस समय लगाई गई। आपातकाल में देखिए इमरजेंसी लगाई गई तो उस समय देखिए पूरी शक्तियां जो चुनी गई सरकारें होती हैं उनसे निकलकर प्रधानमंत्री के हाथ में आ जाती हैं, राष्ट्रपति के माध्यम से नौकरशाही के हाथ में शक्तियां आ जाती हैं, अगर मोटे मोटे तौर पर सरल भाषा में कहूं तो। और फिर वहां पे क्या होता है कि निरंकुश प्रवृत्ति और कंट्रोल चला जाता है, पुलिस यातनाओं का दौर चलने लगता है। फिर ठीक, तो विरोधियों पर पुलिस यातनाएं की गई, उन्हें जेलों में डाला गया, नागरिक स्वतंत्रता मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया, मानव अधिकार वगैरह इनके लिए महत्व नहीं रहा, और सूचना का प्रभाव नियंत्रण, इन सब मीडिया सेंसरशिप वगैरह यहाँ पे कर दी गई। ठीक, राजनीतिक विरोधियों को जेल में डाल दिया गया और जेपी कृष्णानी और सिंधिया, अरुण जेटली और वाजपेयी, ये सारे तमाम सारे मुलायम सिंह यादव, ये सब लोग जेल में डाल दिए गए। ठीक, ये सब उस समय चल रहा था। इसी समय नसबंदी अभियान भी चलाया गया देश की जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए। कुछ मामलों में जबरदस्ती नसबंदियां भी की गई हैं। ये सब उस समय चल रहा था। ठीक, आपातकाल के कुछ सकारात्मक पक्ष भी थे। आर्थिक विकास तेज हो गया, उत्पादकता बढ़ गई थी, कृषि उत्पादन बढ़ गया था, कार्य दक्षता बढ़ गई थी, मुद्रास्फीति जो है कम हो गई थी। ये सब कुछ बातें भी बताई गई, पर चलिए वो सब मुद्दों पे हम नहीं जाते। इसी समय इंदिरा गांधी ने देखिए 42वां संविधान संशोधन भी पारित कर दिया और उसके जरिए उन्होंने खुद की स्थिति जो है वो मजबूत कर ली थी। ठीक, ये सब इस समय चल रहा। अब ये तो देखिए आपातकाल की स्थितियां हैं, ये तो इमरजेंसी की स्थितियां हैं जिन पर हमने चर्चाएं की हुई हैं। और इस आपातकाल में देखिए इंदिरा गांधी के पास सारी शक्तियां आ गई थी और सारी शक्तियों के आने के बाद बड़े पैमाने पे जो विरोधी लोग थे उन सबको जेल में डाल दिया गया। अटल बिहारी और लाल कृष्ण आडवाणी, अरुण जेटली, तमाम सारे लोग भी इसमें बाद में शामिल हो गए। गायत्री देवी, सत्यनारायण सिन्हा, ये सब तमाम सारे लोग हैं, इन सबको जेल में डाल दिया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक के कुछ लोग हैं, इन पर बैन लगा दिया गया। आरएसएस पे, जमाते इस्लामिया जैसे संगठनों पर भी बैन लगा दिया गया। ठीक, ये देखिए, तो ये सब स्थितियां इस समय चल रही हैं। मीसा के तहत 34,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद देखिए डीआरडीए, ये कुछ और कानून के 75 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कुल मिलाकर राजनीतिक विरोधियों को गिरफ्तार करने की बात यहाँ पे ज्यादा दिखाई दे रही। ठीक, ये स्थिति है। अब प्रश्न ये है, क्या भाजपा को, बीजेपी को यह अधिकार है कि वो इस आपातकाल को मनाए? ये गंभीर क्वेश्चन है, क्योंकि इसके माध्यम से ही हमें पता चलेगा क्या बीजेपी ये अधिकार रखती है और उसके लोगों ने आपातकाल में कोई विरोध वगैरह किए थे कि नहीं। भाई आपातकाल में बीजेपी के लोग ये विरोध कर रहे थे, ये भी तो गंभीर प्रश्न है। आज जो बीजेपी है कल आरएसएस होती थी, क्या आरएसएस के लोग कोई गंभीर विरोध यहाँ पे कर रहे थे? ये भी एक मुद्दा है। तब तो इनका आधार बनेगा इस आपातकाल को बुरा कहने का। चलिए इस पे भी हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं, थोड़ा सा इसे भी देख लेते हैं। ठीक है, लालू प्रसाद यादव देखिए क्या कह रहे थे। लालू प्रसाद यादव जो हैं वो आपातकाल के दौरान जेल में थे और उनका ये कहना है कि यद्यपि विपक्ष को गिरफ्तार किया गया था लेकिन इंदिरा गांधी ने उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार
किया हुआ था। ये लालू प्रसाद यादव का स्टेटमेंट था उस समय के दौर में। ठीक, आगे देखिए, जयप्रकाश नारायण जो कि स्वतंत्रता संग्राम के बड़े नेता थे, उन्होंने आरएसएस को अपने द्वारा शुरू किए गए आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए स्वीकार कर लिया। आरएसएस जयप्रकाश नारायण की वजह से जुड़ गई। आरएसएस के नेता नानाजी देशमुख, जिन्हें हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित किया गया, आंदोलन के केंद्रीय आयोजक बन गए। इन्होंने आरएसएस को सम्मान, ये सब स्थिति यहाँ पे बती हुई। ठीक, आगे देखिए, जैसे ही जयप्रकाश, कुछ लोगों ने जयप्रकाश नारायण को बताया कि आरएसएस एक फांसीवादी संगठन है, तो जयप्रकाश नारायण ने अपनी नासमझी में ये कह दिया कि अगर आरएसएस फांसीवादी है तो मैं भी फांसीवादी हूं। तो जयप्रकाश नारायण का हम कह सकते हैं कि आरएसएसीकरण इस समय तक हो चुका था और वो आरएसएस के पूरी तरह से पक्ष में काम कर रहे थे। जयप्रकाश नारायण पुलिस और सेना से आदेश न मानने की बात भी कही थी, जो कि विचित्र थी। ठीक है, और विधानसभा का घेराव करना, तेज आंदोलन तेज करना, संपूर्ण क्रांति, ये सब बातें बताई। इसमें आरएसएस के लोगों ने क्या बोलते हैं, क्या भूमिका निभाई थी, ये सब बातें यहाँ पे बताई गई। ठीक, उसके बाद देख लीजिए, आरएसएस के लोग एक तरफ जयप्रकाश नारायण के कुछ समर्थन में भी होते थे, दूसरी तरफ गिरफ्तार होने के बाद, जब आंदोलन के बाद गिरफ्तार कर लिए, तो उन्होंने माफीनामा भी लिख कर यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, पत्रकार प्रभाष जोशी तहलका पत्रिका में लिखते हैं कि भाई देखिए, तत्कालीन आरएसएस के प्रमुख थे बाला साहब देवरस। इन्होंने इंदिरा गांधी को पत्र लिखा, संजय गांधी को कुख्यात 20 सूत्री कार्यक्रम को लागू करने में मदद करने का वचन दिया जब इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आरएसएस का असली चरित्र आप एक कार्य पद्धति, एक पैटर्न को समझ सकते हैं। आपातकाल के दौरान भी जेल से बाहर आए आरएसएस के जनसंघियों के कई लोगों ने माफीनामा दिया। वे सबसे पहले माफी मांगने वाले थे। केवल उनके ही नेता जेल में रहे, उनके नेता ही जेल में रहे। अटल बिहारी वाजपेयी ज्यादातर समय अस्पताल में रहे, लाल कृष्ण आडवाणी, यहाँ तक कि अरुण जेटली भी। ठीक है, ये देखिए, और ये सब दावा करते हैं कि इन्होंने बड़ी लड़ाइयां लड़ी हुई है, पर वास्तव में देखिए, ये सब लोग माफी वगैरह मांग रहे थे। ये सब बातें तमाम सारे मीडिया आर्टिकल में छपी हुई। इसके बाद देख लीजिए, एक और बात भी है कि भाई 1975 के आपातकाल की सबसे बड़ी आलोचक लेखक जो है नयनतारा सहगल हैं, वो ये कहती हैं कि भाई पिछले एक दशक का आपातकाल अघोषित आपातकाल। ठीक है, हमारे यहाँ अघोषित आपातकाल है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का बहुत बड़ा हमला देखा है। निर्दोष असहाय भारतीय इसलिए मर गए क्योंकि भारत के बारे में आरएसएस के दृष्टिकोणों से मेल नहीं खाते। नयनतारा सहगल, जिन्होंने आपातकाल को बहुत कवर किया, बहुत कुछ लिखा, बड़ी आलोचक रही, वो इमरजेंसी की बड़ी आलोचक हैं, पर वो वर्तमान 10 सालों को अघोषित आपातकाल या सबसे बुरे दौर के रूप में बताती हैं। तो जिन्होंने आपातकाल देखा है, वो भी आज के आपातकाल को, मोदी के आपातकाल को, जो अघोषित आपातकाल है, उसे सबसे बड़ा विरोधी आपातकाल के रूप में बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए, ये एक और घटनाक्रम है कि भाई क्या घटना घटी हुई थी 1975 में, जिस दिन इमरजेंसी लगी, उस दिन आखिर हुआ क्या था। ये प्रश्न बड़ा गंभीर है, क्योंकि मोदी, बीजेपी ये दिखा रहे हैं कि 1975 में इमरजेंसी लगी और शायद सड़कों पे गोलियां चल रही होंगी, लोग सड़कों पे मरे होंगे, लाशें बिछी होंगी, खून बह रहा होगा। इस तरह का एक पिक्चर बनाने की कोशिश यहाँ पे की जाती है। पर इंडिया टुडे उस दिन के बारे में क्या लिखता है, मैं आपको थोड़ा सा आपके देता हूँ कि जिस दिन ये घटना घटित हुई, उस दिन ना तो कोई टैंक चले, ना ही बंदूकें गरजी, रक्षा बलों के लिए कोई अलर्ट भी नहीं था। हवाई अड्डे और रेलवे स्टेशन, दुकान और दफ्तर, स्कूल और कॉलेज, घरों और खेतों में हमेशा की तरह काम काज चल रहा था। फिर भी शहर में तनाव की एक लहर थी। कुछ राजनेताओं ने पूरे देश को ठप करने की धमकी दी थी। भारतीय राजधानी की व्यस्त सड़कों पर बहुत कम लोग बाहर निकले। कई लोग हिंसा के डर से घर के अंदर ही रह रहे थे, लेकिन कोई हिंसा नहीं हुई। ठीक है, आगे देखिए, उस जगह उस सुबह इस कदम के बारे में बहुत कम लोगों को पता था। आपातकाल की घोषणा के बारे में प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र को दिए गए प्रसारण ने लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। 1971 के बांग्लादेश युद्ध के बाद से ही आपातकाल लागू था, लेकिन 26 जून का आपातकाल आंतरिक स्थितियों से निपटने के लिए घोषित किया गया था। ठीक है, ताकि विपक्ष सदस्यों के द्वारा आयोजित हिंसा को रोका जा सके। ठीक है, यह एक त्वरित और मौन संवैधानिक कदम था, जिससे तत्कालीन परिणाम सामने आए। लगभग हर दिन भारतीय शहर में होने वाली विरोध मार्च, संसद सदनों में विपक्ष के सदस्यों के द्वारा किए जाने वाले जंगली अदृश्य, बसों को जलाना और लगातार सड़कों का हड़तालों का अचानक गायब हो जाना हो गई थी। ठीक, तो ये सब बातें बताई यहाँ पे जा रही। ठीक,
और इसी संदर्भ में एक मीटिंग में श्री बिरला जी थे, जो बड़े उद्योगपति थे, उन्होंने कहा कि भाई व्यापार उद्योग श्रीमती इंदिरा गांधी की आर्थिक नीतियों का वो समर्थन कर रहे थे। तो बिरला ने उस समय इंदिरा गांधी के आपातकाल का समर्थन उस समय किया हुआ था। ठीक, ये देख लीजिए। बाबू और बनिया, आपातकाल के दौरान तमाम सारे बाबू काम पर, दफ्तर पर समय से आने लगे थे। इस तरह की बातें भी यहाँ पे बताई गई। ठीक, चलिए, आपातकाल के दौरान कौन कौन समर्थन में था, तो देख लीजिए। आपातकाल के मुख्य समर्थक जो लोग थे उसमें बाला साहब ठाकरे, खुशवंत सिंह, जे.आर.डी. टाटा, ये सब लोगों ने इंदिरा गांधी को 1975 के आपातकाल में समर्थन दिया हुआ था। ठीक है, और जो लोग विरोध में थे, विशेषकर देखिए अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस, ये सब लोग जेल में थे। लेकिन स्टालिन भी उस समय जेल में थे। ठीक, करुणानिधि के बेटे एम के स्टालिन, ठीक है, ये भी स्टालिन, लेकिन बाद में इनकी फिर दोस्ती वोस्ती हो जाती है कांग्रेस से। कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे, और ये देखिए इन्होंने भी समर्थन दिया हुआ था। जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल की तो सीपीआई ने विपक्ष से अलग होकर एक कदम का समर्थन किया और उसके साथ इंदिरा गांधी के आपातकाल को समर्थन दिया। बाल ठाकरे ने क्या कहा था? बाल ठाकरे ने कांग्रेस के कट्टर विरोधी थे, पर उन्होंने 1975 के इंदिरा गांधी के आपातकाल की घोषणा को खोलकर समर्थन किया हुआ था। ठीक है, ये देख लीजिए। उसके बाद खुशवंत सिंह एक बहुत बड़े लेखक हैं, इन्होंने भी उस समय आपातकाल का समर्थन ही किया हुआ था। ये लंबे समय तक इस बात को लेकर चर्चाएं रही, पर वो हमेशा इस बात के समर्थन में रहे। ठीक, विनोबा भावे थे एक बड़े नेता, उन्होंने भी आपातकाल का समर्थन किया हुआ था। ये भी हैं। जे.आर.डी. टाटा जो थे, रतन टाटा का कह रहा हूं मैं, जे.आर.डी. टाटा जी जो थे, उन्होंने भी इसका समर्थन किया हुआ था। न्यूयॉर्क टाइम में एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि आपातकाल लागू करने पर इंदिरा गांधी को अपने समर्थन को उचित ठहराया था। उन्होंने कहा था कि चीजें बहुत आगे बढ़ चुकी थी, आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि हम क्या क्या झेल रहे हैं, हड़ताल, बहिष्कार, प्रदर्शन, ये सब बातें इन्होंने की। तो जे.आर.डी. टाटा भी इसके समर्थन में दिखाई देते हैं। ठीक, ये सब बातें यहाँ पे दिखाई दे रही। तो देखिए आपातकाल के ये सब घटनाक्रम हमें दिखाई देता है। ठीक, चलिए, अब ये तो आपातकाल की स्थितियां हैं। तो जिस तरह का एक घटनाक्रम बीजेपी आरएसएस रच रहे हैं कि आपातकाल में, इमरजेंसी में अफरा तफरी मची थी, हत्याएं, मर्डर, बलात्कार हो रहे थे। मोटे मोटे तौर पर अगर मैं आपातकाल को व्यक्त करूं तो इमरजेंसी में मौलिक अधिकारों को तो सस्पेंड किया गया था, सही बात है, लेकिन विशेषकर राजनीतिक विरोधियों को जेल में डाला गया। ठीक, राजनीतिक विरोधी, कुछ जगह पर लोगों की जबरदस्ती नसबंदियां की गई, वो एक खराब पक्ष था। कुछ घटनाएं आम जनता के साथ पुलिस के अत्याचार की हुई, वो घटनाएं खराब थी। पर आपातकाल, इमरजेंसी के दौरान ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा था जैसा गुजरात दंगों में हो रहा था। सड़कों पर लोगों को मारा जा रहा हो, हिंदू मुस्लिम लड़ाइयां चल रही हों, लाशें पड़ी हों, लोग जिंदा जल रहे हो, कॉलोनीज को आग लगा दिया जा रहा हो, और सरकार खड़े होकर सब देख रही हो। ये नहीं हो रहा था। आपातकाल में उल्टा हो रहा था कि अराजकता को रोकने के लिए सरकार काम कर रही थी। गुजरात दंगों में सरकार खड़े होकर देख रही थी, आपातकाल में सरकार खराब चीजों को सुधारने के प्रयास कर रही थी। ये सब उस समय आपातकाल के दौरान, इमरजेंसी के दौरान चल रहा था। इसके कई कुछ खराब पहलू हैं आपातकाल के, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन गुजरात दंगे और बीजेपी के जो कांड है उनसे तुलना करने पर यह आपातकाल कमजोर नजर आता है। वैसा नहीं दिखता जैसा कि बीजेपी ने गुजरात दंगों के दौरान होते हुए देखा। इन्होंने तो हालांकि जिम्मेदारी नहीं ली, इंदिरा गांधी तो बाद में आपातकाल की जिम्मेदारी लेके माफी भी मांगी हुई थी। राहुल गांधी तक ने इस मुद्दे को लेकर माफी मांगी हुई है। बीजेपी ने कभी गुजरात दंगों के लिए माफी नहीं मांगी, इसे ध्यान रखिए। ठीक, तो जिस आपातकाल को लेके एक संविधान हत्या दिवस की बात कहते हैं, क्या वो उतना बड़ा हत्या हो रही थी? क्या संविधान की हत्या की गई? तो देखिए, संविधान के नियम के अनुसार ही आपातकाल लगा था। पहली चीज इस बात को समझिए। ठीक, संविधान के कानून के दायरे में आपातकाल को उस समय लगाया गया था। ऐसा नहीं था कि संविधान से बाहर जाकर इस काम को कर दिया गया। आपातकाल के दौरान शक्तियों के दुरुपयोग किए गए, ये सच्चाई है, लेकिन इसकी तुलना गुजरात दंगों से जब हम करके देखते हैं तो हमें पता चलता है कि बीजेपी को तो कम से कम ये कहने का अधिकार नहीं है कि आपातकाल जो है वो संविधान की हत्या दिवस। इस देश में संविधान की जो सबसे बड़ी हत्या हुई है, मैं समझता हूं गुजरात दंगों से बड़ी कोई संविधान की हत्या कभी नहीं हुई।
इतना गंदा जितना गुजरात दंगे में हुआ, ऐसा देश में शायद कभी नहीं हुआ। ठीक, हमें ज्ञात इतिहास में शायद मणिपुर में उससे ज्यादा गंदा चल रहा है, और हमारे पास खबरें नहीं आती। ठीक, हमारे पास खबरें नहीं आती। हमारे पास गुजरात दंगों की व्यापक खबरें हैं, डिटेल रिपोर्टिंग है, और बहुत ही गंदा सा कुछ गुजरात दंगों में हुआ था। ठीक है, तो ये आपातकाल की कुछ परिदृश्य हैं जो मैंने आपके सामने रखे। इमरजेंसी का कुछ एक पिक्चर था जो मैंने आपके सामने रखा। इसमें एक ट्विस्ट है। तो इसमें ट्विस्ट ये है कि एक तीसरा खिलाड़ी था, अमेरिका। और अमेरिका का क्या इसमें रोल था, तो देखिए इस पे भी थोड़ी सी बात करने की जरूरत है। इंडियन एक्सप्रेस हमें ये बता रहा है कि 3 जून 1983 को 40 साल पहले मोरारजी देसाई सीआईए में, ठीक है, एक खबर है, वो बताती है कि अमेरिकी खोजी पत्रकार की आने वाली किताब के अनुसार भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को 1960 के दशक के दौरान संभवतः बाद में भी अमेरिकी सेंट्रल इंटेलिजेंस सीआईए से $20,000 प्रति वर्ष की मदद मिली हुई थी। तो आपातकाल के बहुत बाद में जब अमेरिकी इंटेलिजेंस की वो रिपोर्ट्स उजागर की जाती हैं, तो पता चलता है कि ये जो मोरारजी देसाई हैं, इन्हें सीआईए से फंडिंग हो रही थी। अमेरिका फंडिंग कर रहा था इन्हें, इमरजेंसी के दौरान अमेरिका फंडिंग कर रहा था। किस लिए कर रहा था तो वो तो बताने की जरूरत नहीं है, मोरारजी देसाई जो कर रहे थे उससे आप समझ सकते हैं अमेरिका इनके लिए फंडिंग कर रहा था। इंडियन एक्सप्रेस भी छापता है, इस पूरी घटनाक्रम को छापता है कि भाई ये जो पत्रकार हैं, हर्ष इनका नाम है, पुस्तक में इन्होंने लिखा है कि देसाई को स्टार परफॉर्मर बताया गया है। उनके अमेरिका के उनके जो उन्होंने गोपनीय रिपोर्ट है उनकी बात लिखी हुई है उसके आधार। ठीक है, इंडिया टुडे भी इस खबर को पुष्टि करने के लिए छापता है। 1983 में इस खबर को छापा गया था कि अमेरिकी पत्रकार सेमोर हर्ष हैं ने मोरारजी देसाई पर आरोप लगाया है कि वे सीआईए से पैसे वाले एजेंट थे। पूर्व प्रधानमंत्री देसाई को उनके लंबे सादगी भरे जीवन में कई तरह के नाम दिए गए। ठीक है, ये सब बातें बताई हैं। अमेरिकी पत्रकार सेमोर हर्ष ने अपनी किताब में देसाई को सीआईए के एक भुगतान किए गए एजेंट का आरोप लगाया है। तो इन पर यह आरोप लग चुका है कि ये देसाई थे, और वो बात वही है। हालांकि वो किताब मोरारजी देसाई पे नहीं लिखी हुई है सेमोर हर्ष की, वो भारत पाकिस्तान के बीच और उस अमेरिका के जो हालात हैं उस पर लिखी गई किताब है। एक ही पन्ना ही है छोटा सा मोरारजी देसाई का जिसमें जिक्र है। और यहाँ पे बताया गया, इनकी किताब में बताया गया, द प्राइस ऑफ पावर में ये लिखते हैं कि अमेरिकी पत्रकार सेमोर एम हर्ष देखिए द्वारा लगाया गया आरोप में कहा गया है कि देसाई को सीआईए को महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए प्रति वर्ष $20,000 मिलते थे। 1.6 लाख रुपए और 60 के दशक के अंत तक डॉलर दिए गए। लगभग ये देखिए, ये कुछ जानकारियां आंकड़े वगैरह यहाँ पे दी गए। तो इन्हें भुगतान किया जा रहा था सीआईए की तरफ से मोरारजी देसाई को, और शायद इंदिरा गांधी के विरुद्ध ऊधम करने के लिए दिया जाता था, पता नहीं, लेकिन भुगतान तो हो रहा था। किस लिए हो रहा था ये तो वही जान सकते हैं। ठीक, ये देख लीजिए, निस्संदेह मोरारजी देसाई थे और 1969 में उप प्रधानमंत्री पद से भी उन्हें हटा दिया गया था। मुखबरी की ये पूरा रिकॉर्ड भी है। इन पे $20,000 के भुगतान की कुछ जानकारी वगैरह भी यहाँ पे दी गई है। ठीक, देसाई ने 1970 तक रिपोर्टिंग कर रहे थे, ये बात कुछ आंकड़ों से उन्होंने पुष्ट करने की कोशिश की हुई है। आगे देख लीजिए, 1969 में इंदिरा गांधी ने उप प्रधानमंत्री पद से हटा दिया था मोरारजी देसाई को। ये सब बातें वहां पे उन्होंने अपनी पुस्तक में बताई हुई है। ठीक, तो ये सब चीजें भी वहां पे लिखी हुई हैं जो बताती हैं कि मोरारजी देसाई के ऊपर ये आरोप भी था कि वो किसी किस्म के अमेरिकी षड्यंत्र का हिस्सा थे। अब थे नहीं, ये चीजें तो देखिए पुष्ट करना तो बहुत मुश्किल है। अमेरिका के जो खुफिया विभाग की फाइलें जो कुछ समय के बाद डिक्लासिफाइड हो जाती हैं, उनके अध्ययन के आधार पर इस लेखक ने यह दावा किया हुआ है। ठीक, और तो ये आपातकाल के समय जो ऊधम वगैरह हो रहे थे, उस ऊधम को करवाने वाले एक पक्ष मोरारजी देसाई, इनसे अमेरिका से पैसा लेकर ये सब करने के आरोप लग चुके। ठीक, तो जिस आपातकाल की हम बात कर रहे हैं, उस आपातकाल में अमेरिकी हस्तक्षेप होने की संभावनाएं हमें दिखाई देती है मोरारजी देसाई के माध्यम से। अब ये मोरारजी देसाई जो हैं बड़े डूबियस कैरेक्टर हैं। सिर्फ ये नहीं है कि इनके ऊपर एक पत्रकार ने आरोप लगाया, इनके ऊपर कुछ और मामलों के भी आरोप हैं। ये थोड़े से विचित्र हैं, इसलिए इनके संदर्भ में कुछ भी राय कायम करने से पहले कुछ और भी आरोप इनके ऊपर लगे हुए। द डेली हमें बताता है कि भाई देखिए,
हाँ, मोरारजी देसाई ने पाकिस्तान को परमाणु शक्ति संपन्न बनने में कैसे की थी मदद, ठीक, ये डेली बताता है। रिसर्च एनालिसिस विंग रॉ के प्रति घृणा के जलते हुए उन्होंने पूर्ववर्ती इंदिरा गांधी ने सेंट्रल इंटेलिजेंस अमेरिका या पाकिस्तान की इंटरनेट तर्ज पर विदेशी रॉ पर नजर रखने की ये सब बात है। कुल मिलाकर बात थी कि मोरारजी देसाई जो है रॉ से उन्हें बहुत तकलीफ थी, क्योंकि आपातकाल के दौरान रॉ के लोगों ने मुखबरी की हुई थी, इनकी जानकारियां देते थे। जब ये मोरारजी देसाई इंदिरा गांधी के क्या बोलते हैं आपातकाल हटाती हैं, उसके बाद इंदिरा गांधी को जेल होती है, फिर 1977 में जनसंघ की सरकार बनती है, जिसे जनता पार्टी की सरकार भी कहते हैं, और उस सरकार के प्रधानमंत्री बनते हैं मोरारजी देसाई, ठीक। और उस सरकार को बनने के बाद ये रॉ के बजट को घटा देते हैं, क्योंकि इन्हें इंदिरा गांधी से बनाई हुई इस रॉ से परेशानियां दिखाई देती है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ की बात, खुफिया एजेंसी की बात है, इसके मदद को घटा देते हैं। ये भी इनके ऊपर आरोप है, लेकिन इससे बड़ा आरोप और भी देखिए। लेकिन बाद में देसाई ने जो किया वो वाकई चौंकाने वाला था। टेलीफोन पर बातचीत करते हुए उन्हें पाकिस्तान के रॉ नेटवर्क के बारे में पड़ोसी देश के तत्कालीन मार्शल लॉ प्रशासक जिया हुलक को बताया और कहा कि भारत सरकार को कहूटा में उनके गुप्त परमाणु बम बनाने के ठिकाने के बारे में पता हुआ, ठीक है। अब देखिए प्लान क्या चल रहा था। प्लान ये चल रहा था कि इजराइल के कुछ प्लेन वगैरह आए हुए थे, और ये मामला ये था कि कहूटा में जो पाकिस्तान परमाणु बम बना रहा है, इस क्षेत्र पे बमबारी की जाएगी, इसे नष्ट किया जाएगा। अब ये देसाई साहब प्रधानमंत्री थे, इन्होंने जिया उलक को बातों बातों में ये बात पहले ही बता दी, ठीक। उसके बाद फिर इन देसाई साहब पे एक आरोप ये भी लगा हुआ है कि इन्होंने फिर यही नहीं किया, आगे ये भी देखिए कि आश्चर्य की बात यह भी है कि बड़ी भारतीय भूल में तत्कालीन जनसंघ राष्ट्रवादी सदस्य अनजाने में भागीदार थे। उस समय देखिए अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री थे, लाल कृष्ण आडवाणी सूचना प्रसारण मंत्री थे। अब ये सब घट रहा था क्या, इन्हें पता नहीं था? ये तो वही जान सकते हैं क्या घटनाक्रम है। आगे देखिए, देसाई ने हवाई हमले में कठुआ सुविधा को नष्ट करने की इजराइल की योजना को भी विफल कर दिया, और जब मुंबई में एक आंख वाले इजरायली विदेशी मंत्री मोशे दयान के साथ एक गुप्त बैठक में उन्होंने भारत के हमलावर विमानों को ईंधन भरने की सुविधा देने से इनकार कर दिया, ठीक। तो इन पर, देसाई पर कुछ और भी आरोप हैं। इन्होंने पाकिस्तान के परमाणु संयंत्र जो है उसकी जानकारी भारत को है, ये बातों बातों में बता दिया। उसके बाद इजराइल का कुछ प्लेन वगैरह आए थे जो शायद उस पर हमला करने वाले थे, उसकी भी इन्होंने मदद वगैरह नहीं की, और बताते हैं कि भाई इन्होंने पाकिस्तान के परमाणु हथियार को बनने में काफी मदद की। और नतीजा फिर हम ये देखते हैं कि भाई 1990 में पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिकता पुरस्कार निशाने पाकिस्तान से इन्हें सम्मानित किया गया। तो मोरारजी देसाई को पाकिस्तान के सबसे बड़े पुरस्कार निशाने पाक से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो ये डूबियस कैरेक्टर है मोरारजी देसाई, जो आपातकाल के सबसे बड़े षड्यंत्रकारियों में से एक दिखते हैं, या आपातकाल के प्रमुख रचयिता दिखते हैं जयप्रकाश नारायण और जॉर्ज फर्नांडिस के साथ। वो अपने आप में एक डूबियस कैरेक्टर, ठीक, इसे ध्यान रखिए। CIA से पैसा लेना, देश में ऊधम वगैरह करवाना, फिर पाकिस्तान बातों ही बातों में भारत की खुफिया जानकारियां पाकिस्तान को दे देना, पाकिस्तान के परमाणु बम बनने में अप्रत्यक्ष रूप से मदद करना, इस तरह के कई आरोप हैं। और राजनीतिक इन आरोपों को सिद्ध करने के कोई तरीके तो कभी होते नहीं, आप भी जानते हैं। ये तो रहते हैं पर आप इन्हें प्रूव तो कभी नहीं कर सकते ना, और प्रधानमंत्री रह चुके तो इन पे प्रूव करके कर भी क्या लोगे, कौन सी इन्हें सजा दे सकते हो, ठीक। ये भी तो परेशानी। उसके बाद देख लीजिए, ये तो एक बात हो गई, और उसके बाद हम ये देखते हैं कि भाई मोरारजी देसाई का तो ये मामला है ही है, लेकिन अमेरिका से पैसा लेकर ऊधम करवाने के आरोप आपातकाल में केवल मोरारजी देसाई पर नहीं है, जॉर्ज फर्नांडिस पर भी हैं, जिन्होंने 20 दिनों तक रेल रोक के रखी हुई थी, ठीक। फर्नांडिस ने आपातकाल के दौरान CIA से धन मांगा था। विकीलीक्स 2013 में विकीलीक्स ने जब अपनी फाइल कुछ ओपन की थी, तब फर्नांडिस के द्वारा CIA से पैसा मांगने तक की बातें वहां पर उन्होंने उजागर की हुई थी, ठीक। क्या मामला है देख लीजिए। तो देखिए, जॉर्ज फर्नांडिस ने आपातकाल के दौरान केंद्रीय खुफिया एजेंसी से पैसा मांगा था फ्रांसीसी श्रम श्वेते के CIA के संपर्क के सुझाव देने को कहा हुआ। ये सब बातें यहाँ पे बताई गई हैं, और जो केवल इन्होंने अमेरिका की खुफिया जानकारियां विकीलीक्स ने उजागर की थी,
उसमें इस तरह की बातें बताई गई हैं कि भाई इंदिरा गांधी के विरुद्ध इस पूरे उद्यम को करने के लिए ये किसी प्रकार का पैसा मांग रहे थे अमेरिका की खुफिया एजेंसी से। और ये दावा क्या कर रहे थे, देखिए, तो ये जॉर्ज फर्नांडिस ये कह रहे थे, फर्नांडिस ने दावा किया है कि उनके पास 300 लोगों का एक गिरोह है जो तोड़ फोड़ की गतिविधियों में शामिल है। अमेरिकी गुप्तचर से दावा कर रहे हैं कि पैसा दे दो, मेरे पास 300 लोगों का एक गिरोह है जो तोड़ फोड़ की गतिविधियों में शामिल है। रेलवे के पुलों को उड़ाना, मुंबई पुणे के बीच पुल को उड़ाना, इसके अलावा मुंबई डाक और चेन्नई में एलआईसी भवन में आग लगाना, ये सब काम करने के दावे कौन कर रहा है? जॉर्ज फर्नांडिस कर रहे हैं। ये वही जॉर्ज फर्नांडिस हैं जो अटल बिहारी की सरकार में एक महत्वपूर्ण मंत्री के पद पर फिर रहते हैं। ये वही जॉर्ज फर्नांडिस हैं जो बीजेपी की एक बड़ी नेता रही, अब तो चली गई, उनके साथ लिव इन में भी लंबे समय तक रहे। ठीक, आगे देखिए। हाँ, ये सब बातें जॉर्ज फर्नांडिस पे भी इस तरह के आरोप लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये सब पूरा मामला है उस समय। और जॉर्ज फर्नांडिस के ऊपर डायनामाइट कांड में भी आरोप लगे हुए थे और इस समय भी इन्हें पकड़ा गया था। प्रतिष्ठानों को उड़ाने, विस्फोट से उड़ाने के प्रयास को लेकर भी इन्हें पकड़ा गया। ठीक, तो ये पूरा मामला हमारे सामने बना हुआ है। इस पूरे आपातकाल के घटनाक्रम की वास्तविक स्थितियां इस तरह से हमारे सामने दिखाई देती। ठीक, इस पूरे मामले को हमने बड़े निष्पक्ष होकर आपके सामने रखा हुआ है। कांग्रेस पार्टी, बीजेपी, इन सब से हमारा कुछ लेना देना नहीं है। बड़ी स्पष्ट ही बात है, जो भी आंकड़े, विश्लेषण, स्थितियां जिस ओर ले जा रही थी, मैं उस ओर जाता गया। मैंने अपने कोई विश्लेषण नहीं रखे। ना तो मेरा इंदिरा गांधी को बचाने का प्रयास है, ना क्या बोलते हैं, आपातकाल को सही ठहराने का प्रयास है। दोनों ही स्थितियों में नहीं है। जो घट रहा था, जो घटनाएं घट रही थी, जो विश्वसनीय सूत्र हमारे सामने चीजें रखते हैं, वही चीजों को मैंने आपके सामने रखा हुआ है। ठीक, सहमत होना, असहमत होना, वो आप जानिए, उससे मेरा कुछ लेना देना नहीं है। हिस्ट्री जैसी घटी हुई है, उसे वैसा के वैसा रखने का प्रयास करना, यही हमारे उद्देश्य रहते हैं। ठीक, तो इन सारे घटनाक्रमों से हमें ये पता चलता है कि जो नेशनल इमरजेंसी का पूरा एक माहौल था, वो उस समय कंडीशंस ऐसी थी कि आपातकाल लगाना मजबूरी थी। आपातकाल के दौरान सत्ता की शक्तियों के दुरुपयोग हुए तो बिल्कुल हुए, पर राजनीतिक प्रतिद्वंदियों पर ज्यादा हुए। ऐसा नहीं था कि आम जनता को सड़कों पर मार दिया जाता जैसा गुजरात दंगों में होता था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ठीक, 21 महीनों तक आपातकाल चलता रहा, चीजें घट गई, बहुत ज्यादा कोई जनता का जीवन मुश्किल कर दिया गया हो ऐसी भी स्थिति, बस कानून नियम ज्यादा मान्य होते थे उस समय, सरकार, शासन, पुलिस मजबूत हुआ करते थे। यह आपातकाल का दौर था। आपातकाल के प्रमुख तत्व जॉर्ज फर्नांडिस हों, चाहे मोरारजी देसाई हों, चाहे जयप्रकाश नारायण, ये डूबियस कैरेक्टर थे। इनके ऊपर विदेशों से चंदा लेकर ये सब उधम करने के आरोप लगे हैं, विशेषकर जॉर्ज फर्नांडिस पर और मोरारजी देसाई जो किंग पिन है इस पूरे आपातकाल के। ठीक, उन पर आरोप लगे हैं। तो इसमें अमेरिकी हस्तक्षेप या हाथ होने की संभावना देश की स्थितियों को अराजक लाने में हो सकती है। ठीक, ये आपातकाल का एक मोटा मोटा चित्र है जो हमें उस दौर की घटनाओं से पता चलता है कि ये सब घटनाएं इस दिशाओं में जा रही थी, इस तरह से घट रही थी। ठीक, इसे नरेंद्र मोदी, इस पूरे घटनाक्रम को नरेंद्र मोदी संविधान हत्या दिवस के रूप में बनाना चाहते हैं। मुझे इसको लेके कोई आपत्ति नहीं है। संविधान हत्या दिवस के रूप में आपातकाल को मनाना चाहे मना लीजिए, पर परेशानी है कि मोदी किस मुंह से ये दावा करते हैं कि कांग्रेस ने संविधान की हत्या की, जबकि कांग्रेस के साथ वो भी तो इसी तरह के कामों में शामिल खुद दिखाई देती। गुजरात में दंगों के दौरान जो संविधान की हत्या हुई थी, उसकी जिम्मेदारी उन्होंने कभी ली है क्या? नहीं ली हुई। सेट। पिछले 10 सालों में जो संविधान की नाना प्रकार से हत्या की गई, नोटबंदी क्या संविधान के दायरों में किया गया काम था? क्या एक पक्षी तरीके से जीएसटी लगाना संविधान के दायरों में किया गया काम था? ये गंभीर क्वेश्चन है। क्या किसान आंदोलन में 100 से ज्यादा किसान मरे थे, वो संविधान के दायरों में सब चल रहा था? गंभीर प्रश्न। सीए एनआरसी के दौरान इस देश में दंगे हुए, क्या वो संविधान के दायरे में हो रहा था? ये गंभीर क्वेश्चन है। और तमाम बीजेपी के नेता जिन्होंने दंगों को उकसाने के बयान दिए, उन पर कोई भी केस नहीं चले,
क्या ये संविधान के दायरे में चल रहा है? ठीक, ये क्वेश्चन है। राफेल की फाइल गायब हो जाती है, क्या वो संविधान के दायरे में हो रहा है? ये सारे क्वेश्चन हैं। तो प्रश्न कई सारे। फिर आर्थिक आधार पर आरक्षण देना, क्या ये संविधान की हत्या नहीं है? क्या ये संविधान के दायरे में है? ये क्वेश्चन है जिनके जवाब वो कभी नहीं देंगे। ठीक, तो मुद्दा सिर्फ इतना है कि बीजेपी आरएसएस दोनों ही अपने अपने दौर में किसी ना किसी मोड़ पर संविधान की शक्तियों के दुरुपयोग की आरोपी रही हैं। ठीक है, संविधान की हत्या कोई नहीं कर सकता इस देश में। ये मैं अपने आप इस बात को ही गलत मानता हूं कि संविधान की हत्या कर देते तो आज क्या रहता, और मोदी जी फिर कौन से संविधान के आधार पे देश के प्रधानमंत्री बने हुए? तो संविधान की हत्या करना तो किसी के लिए संभव नहीं है। हाँ, तात्कालिक स्तर पर संविधान से छेड़छाड़ इंदिरा गांधी ने की, गुजरात दंगों में इन्होंने की, मणिपुर में ये कर ही रहे हैं, निरंतर संविधान की हत्या कर रहे हैं। ठीक, तो ये सब हो सकता है, लेकिन संविधान की हत्या नहीं की जा सकती। संविधान सबको सबकी औकात समय समय पर बता देता है, आईना भी बता देता है। मोदी जी के दिमाग ठिकाने लगा दिए संविधान ने, बता दिया कि संवैधानिक व्यवस्था ही इस देश में सर्वोपरि रहती। ठीक, इंदिरा गांधी को भी जाना पड़ा था और मोदी जी को भी फिर आज नहीं तो कल जाना पड़ेगा, संविधान ही रहेगा। ठीक, तो ये शब्द संविधान की हत्या, इसको लेके मेरे ऑब्जेक्शन ज्यादा है। ये बड़ा एक नेगेटिव किस्म का शब्द है। ना तो संविधान की हत्या नहीं हुई, संविधान को बदलने का, तोड़ने मड़ोड़ने का, दुरुपयोग करने के प्रयास जरूर किए गए, पर क्या संविधान की हत्या हुई? तो अब हमारे सामने टेक्निकल प्रश्न खड़ा है कि इंदिरा गांधी ने 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया, जैसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी कहते हैं। संविधान के बहुत सारे प्रावधान उन्होंने बदले। ठीक, और संविधान में उन्होंने कई सारी चीजें जोड़ी और कई सारी चीजें बदली। तो 42वां संविधान संशोधन क्या है, और उस 42वें संविधान संशोधन से आखिर इस देश को क्या मिला, जिसकी डोर पकड़ के हम आज तक चल रहे हैं? यह सबसे गंभीर प्रश्न है। ठीक, जब हम संविधान की हत्या के आरोप लगाते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी के दौर में किया गया, सरदार सोन सिंह समिति की अनुशंसा पर किया गया। और इस संविधान में, देश के संविधान में, वो एक कीमती शब्द जिसे कहते हैं कि देश के सभी नागरिकों का ये कर्तव्य रहेगा कि वो वैज्ञानिक दृष्टिकोणों का प्रसार करें, साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ाना, ये इसी समय जुड़ा था। ठीक, तो हमें यह भी देखना पड़ेगा कि 42वें संविधान संशोधन में क्या क्या हो रहा है और वो क्या संविधान की हत्या के समान है। क्या मोदी जी ने कभी संविधान संशोधन करके साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ाने की कोई बात संविधान में जोड़ी, या इस देश को संविधान में अंधविश्वास, धर्मांधता जैसे तत्वों को लाने की कोशिश की हुई? भाई, जब हम संविधान की हत्या का मूल्यांकन करेंगे तो उन चीजों की तरफ भी तो जाएंगे। ठीक, तो 42वां संविधान संशोधन, उसमें क्या क्या घटा, क्या क्या जोड़ा, क्या घटाया गया, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये दोनों मुद्दों पर भी हम कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड्स पे आगे बात आपके सामने रखेंगे। ठीक, निष्पक्ष मूल्यांकन होने चाहिए, और मैं ये मानता हूं कि जो चीज जैसी घटी हो वैसी बताई जानी चाहिए। हमारे तमाम मुद्दों पर कांग्रेस बीजेपी को लेके उनके साथ टकराव, वैचारिक टकराव हो सकते हैं। ठीक, लेकिन फिर भी इतिहास की चर्चा करते समय हमें निष्पक्ष रहने की प्रयास करने चाहिए। किसी विशेष तरफ झुकाव नहीं होना चाहिए। सही को सही, गलत के गलत के आधार पे बताया जाना चाहिए। ठीक, तो ये आज का प्रेजेंटेशन है, और ये प्रेजेंटेशन उस दौर की स्थितियों को आपके सामने रखने का एक प्रयास है। ठीक, मैं फिर इस बात को कहता हूं कि भाई, किसी को सही और किसी को गलत बताने की मेरे उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है, और ना तो मैं इंदिरा गांधी का जस्टिफिकेशन कर रहा हूं, ना ही मैं यहाँ पे आपातकाल को सही ठहरा रहा हूं। मैं केवल आपके सामने उन परिस्थितियों को रख रहा हूं जिनमें वो घटनाएं घटी। ठीक, और उस घटना को कैसे घटा, क्या हुआ, उन सब चीजों को आपके सामने रखा हुआ है। विचार बनाना आपका काम है, पक्ष विपक्ष करना आपका काम है। मेरा काम केवल जानकारियों को आप तक पहुंचाना है, उन जानकारियों को जिन्हें बीजेपी, आरएसएस,
गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचने देते। उन जानकारियों को विशेष तक आपके सामने रखना, ये हमारे प्रयास होते हैं। ठीक, तो ये सब घटनाक्रम घटी हुई है। 42वां संविधान संशोधन वो रह गया, उस पर हम बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। वहां बहुत कुछ ऐसा है जो सही भी है और बहुत कुछ ऐसा है जो गलत भी है। दोनों चीजें हुई हैं उस 42वें संविधान संशोधन में, और हम दोनों चीजों से अपने आप को परिचित करने की कोशिश करेंगे। तो ये आज का प्रेजेंटेशन है।